हाँ क्या होगा रशीद? देखिए एक तो क्या बचा हुआ है वो सुनो, मैंने कल ध्यान से देख लिया, आपको कुछ याद है तो आप मुझे बता देना। देखिए आपने प्रोबेबिलिटी में सारा कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ कंप्लीट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि वो टेबल वाला नहीं करा हुआ, लेकिन उसमें ना एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मीन या बोलते हैं वेरिएंस। किसी का पुरानी बुक है, पुरानी बुक है किसी बच्चे के पास? पुरानी है तो मैं क्वेश्चन ही दे दूंगा किसी का। ये तो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो आता होगा जब वो नहीं आता। चलो क्वेश्चन लेते कोई सा। मान लो कोई भी मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्या है? 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। हमने करा हुआ है, मतलब ये आपको ये मैं समझ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं करा हुआ, वो हमने करा हुआ है, आप वीडियो में देख लीजिएगा, लेकिन हमने एक छोटी सी चीज नहीं करी हुई थी। तो इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ sixes, find the probability distribution table. Find mean और variance, या हो सकता है standard deviation। मतलब आप लोगों ने जितना काम करा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में उतना तो करना ही करना है। और ये आप याद करो कि एक्सरसाइज में हमने करा क्या था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कह रहा है 2 डाइस को फेंक रहा है। अच्छा 2 डाइस को फेंक रहा है, कितने केस बनेंगे? 36 केस, ठीक है? और कह रहा है x डिनोट करता है नंबर ऑफ सिक्सेस, कितने सिक्सेस आपको मिले। तो मुझे तुम बताना है कि अगर x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सिक्सेस को, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? हो सकता है 1 भी 6 ना मिले, अरे यार दोनों डाइ पे नंबर 6 आया नहीं, हो सकता है 1 पे 6 मिल जाए, हो सकता है दोनों पे 6 मिल जाए, 3 6 तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि 2 ही बार डाई अपने फेंके, 2 डाइस फेंकी आप लोगों ने। तो नंबर ऑफ सिक्सेस आपको क्या हो सकती है? 2 सिक्सेस मिलेंगे, या आपको 1 सिक्सेस मिलेगा, या फिर 1 भी सिक्सेस ऐसे ही होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के आपको क्वेश्चन देखना, मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें एक वीडियो में, तो वहां पर ये सारे ऐसे ही कराए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है, इन x की क्या प्रोबेबिलिटी, यही इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। जैसे कि 0 कितनी बार ऐसा हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी से? 1 बार 6 मिलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी से हो सकता है? 2 बार 6 मिलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी से हो सकता है? तो जरा बताओ, 1 बार भी 6 नहीं मिलेगा, ऐसा कितने केसेस होते हैं? तो थोड़ा सा याद करो, 36 केसेस में से ऐसे कितने केसेस होते हैं जिसमें 1 बार भी 6 नहीं होता? तो 6 कौन सी रो में होगा? 36 केस होगी, लास्ट वाली रो में 6 होगा सब में। और ये कैसे होगा भाई? तो 6 ये और 5 ये, मेरे को लगता है कि आई थिंक 11 केसेस, 11 केसेस जिनमें 6 होता है। कितने केसेस में 6 नहीं होता? 25 ऐसे केसेस हैं जिनमें 6 एक बार भी नहीं होता। नहीं आया बात समझ में? तो 25 बाय में कितना आया? अच्छा 1 6 कितने केसेस में होता है? 10 केसेस में। 11 में से 10 में 1 6 होता है, और एक केस ऐसा होता है जिसमें 2 6 होते हैं। अरे भाई बना के दिखाऊंगा वो 36 केसेस, बोलो बोलो। तो 1 6 कितने केसेस में होएगा? 10 में, और 2 6 एक केस में होगा। क्लियर है? लिख दी प्रोबेबिलिटी। इसको तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के क्वेश्चंस होंगे, इन सभी क्वेश्चन में वो आपको x को कुछ डिफाइन करेगा, उस x को आप कुछ ना कुछ मान लोगे भाई। जैसे कि बोलेगा भाई इतने मुझे 6 मिले, तो आपने बोला 0 मिल सकते हैं, 1 मिल सकते हैं, 2 मिल सकता है। बोलेगा मैंने 3 बार सिक्का उछाला, क्या करा? 3 बार सिक्का उछाला। सुन लीजिए भी, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, let x denotes the number of head obtains, number of head obtained, ठीक है? सो कहेगा ड्रॉ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करो x के लिए। तो मुझे बताओ अगर तुम 3 बार सिक्के को उछाल रहे हो और x डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन को, तो मुझे बताना जरा अगर तुम्हारा 3 बार सिक्का उछाला गया तो कितने हेड आपके आ सकते हैं? हो सकता है एक भी हेड ना है, हो सकता है एक बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 बार हेड आ जाए। 3 से ज्यादा तो होगा नहीं भाई, ठीक है। तो इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी ना कि एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। तो एक बार भी हेड नहीं आया, ऐसे कितने केसेस होते हैं? तो एक बार भी हेड नहीं है। 3 का आपको सैंपल स्पेस बनाना आता है, क्यों इसके लिए इतना टेंशन लेना है? सैंपल स्पेस 3 का आपको बनाना आता है, H H H H H T H T H T H H T T T T T H T H T H T T। एग्री करते हो? तो कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें एक बार भी हेड नहीं आया? एक बार हेड आया है, 1 2 नहीं 3 होगी ना, 2 बार हेड आया है, 3 बार हेड आया है, 3 बार हेड आया है, 1 हो गया। ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये तो बनाना आता है, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया है भाई, अभी तक वाली बात करी नहीं मैंने जो आपसे नहीं पूछी है। इसको बोलते हैं मीन। अब मीन कैसे निकलता है वो सुन लीजिए। तो जो मीन होता है ना बच्चों, इसको हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी लिखते हैं। या एक्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, इसी को मीन भी बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए, वो आपसे EX निकालने को बोले या मीन निकालने को बोले, दोनों का मतलब सेम है। आइए समझते हैं कैसे कैलकुलेट करना होता है। इसमें कुछ नहीं, बस आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद करें। सब बच्चे एक फॉर्मूला याद करें। आपको सम करते चलना है किसका? x इंटू px का। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। जिसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आता है उसके लिए मीन और वेरिएंस निकालना बिल्कुल इजी सा खेल है। आपको x इंटू px का सम करते चले जाना, मतलब कुछ नहीं करना, जो प्रोबेबिलिटी जो x की वैल्यू है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और क्या करते चले जाओ? जोड़ते चले जाओ, बस और कुछ नहीं करना। आंसर आ जाएगा। इसका 0 है, इसका 10/36 है, इसको 2/36 है, बोलो कितना आ जाएगा? 12/36। सही कर रहा हूं? अरे कितना आ गया बताओ? 12/36। और बोलो कितना आ जाएगा? क्या हुआ? सर एक बार आने की 60 और 11 है ना? एक आने की 11 क्यों? 10 है, 10 होगी ना। 6 एक बार तो 10 ही केसेस में आएगा। 11 बार तो वो ऐसा है कि 6 आता है, चाहे वो एक बार है चाहे 2 बार है ना। तो टोटल अगर तुम इसका सम करोगे कितना आएगा? हाँ 12/36 आएगा ना, यानी 1/3 आएगा। 1/3 आएगा, ठीक है। इसके बाद तुम मुझे बताना जरा, इसको बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे बोल देते हैं इसको। सॉरी, इसको ऐसे मत लिखो, इसको आप वेरिएंस ही लिखो और सिग्मा स्क्वायर से इसको डिनोट करो। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है, ध्यान सुनना बच्चों। इसके अंदर आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है कि समेशन करना है। किस चीज का समेशन करना है बोलो? एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर इनटू में px का। मतलब कि कुछ नहीं करना, जैसे उधर क्या करा था, x को px से मल्टीप्लाई कर करके जोड़ा था, इधर x को स्क्वायर करोगे फिर px से मल्टीप्लाई करोगे और जोड़ते चले जाओगे। जैसे कि पहला वाला बोलो क्या आएगा? 0 का स्क्वायर इनटू में बताओ कितना आएगा? 25/36। फिर मुझे बताओ जरा अगला वाला क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और कितना आएगा? 10/36। अगला वाला क्या आएगा बताओ जरा? 2 का स्क्वायर इनटू में 1/36। मुझे बताओ कितना आ जाएगा? ये तो 0 होना है, ये 10/36 होना है, 14/36 हो जाएगा। 14/36 यानी 7 बाय में कितना बोलो? 18। ये बोलो क्या आ गया? वेरिएंस। अगर तुमसे कोई बोले कि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो, स्टैंडर्ड डेविएशन तो इतना तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर भी, या 11th क्लास में मैथ्स के अंदर भी। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, वेरिएंस का रूट होता है। वेरिएंस का तो बस कुछ नहीं है, रूट 7/18। रूट मतलब तुम देखो बहुत छोटी सी चीज बची हुई थी, बहुत छोटी सी चीज हमने सब पढ़ा हुआ है। मुझे लगा था मीन वेरिएंस वगैरह नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी क्वेश्चन देखने को सैंपल पेपर में दिख रहे हैं। तो मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जिसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आता है उसके लिए मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करके जाओ। व्हेन ऑल द x मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटीज एंड उनको जोड़ दोगे मीन आ जाएगा। जब उनको x स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वेरिएंस। और वेरिएंस का रूट बोलो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसका टेबल बन गया उसके बाद तो गेम ओवर है कि नहीं? और टेबल बनाना भैया आप लोग वीडियो से देखिए, मैंने वीडियो में पूरा ये टॉपिक करवाया, पूरा 1 घंटा सवा घंटा देखिए मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कराया हुआ। प्रोबेबिलिटी वाली रिवीजन वाली वीडियोस नहीं आ रही बात समझ? पक्का आगे बढ़ूं, इस टॉपिक को मैं डन मानूं, ठीक है। तो ये एक तो 13 चैप्टर से बचा हुआ था, क्या और करवाएगा क्वेश्चन? नहीं ना, समझ में आ गया? ठीक है, अब तो ये तो हो गया। अब इसके बाद मैंने ध्यान से देखा था, मुझे एक उल्टी तरफ से चल रहे हैं, ठीक है, उल्टी तरफ से ऑर्डर में आते रहते हैं। तो एक चलो पहले 5 चैप्टर वाला आया था, 5 वाला फर्स्ट बुक है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट तो निकल गया, वीडियोस देख लेना, वो कॉन्सेप्ट छूट गया आप लोगों का।
जरूरी है। उस दिन प्रियांशु तुमने पूछा था ना, फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ, क्वेश्चन तुमने मेरे को भेजा होगा, सीधा वहीं से ले लेते हैं। निकालो एक तो ये वाला क्वेश्चन निकालो। आप लोग यूज कर सकते हैं अपने आईटीएफ के टेबल का। आईटीएफ का टेबल आप लोगों के पास होगा, साइन इनवर्स के फंक्शन का जो डोमेन होता है, ये मैंने आप लोगों को बोला था, याद कर लीजिएगा, याद है। और रेंज मैंने आप लोगों को बोली थी 0 से -π/2 से, मैंने बोला था आप लोगों को इसकी डोमेन रेंज जरूर याद करके जाएं पूरे टेबल की। अब आप लोगों को बस थोड़ा सा क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहोगे आप लोग? उससे पहले करो एक बार ट्राई, एक बार ट्राई करो। मुझे एक साइन दे दो। डन बच्चों, एक बार क्लास के एंडिंग मैंने एक बार इसको फिर से देखेंगे ये वाले को, ठीक है? क्लास के एंडिंग में बताऊंगा प्रोसेस को। ये बताओ मुझे, पहले तुम ये बताओ, मीन और एक्सपेक्टेशन वाली चीज क्लियर है ना? मीन वाली, वेरिएंस वाली और स्टैंडर्ड डेविएशन वाली, ये तो किसी को दिक्कत नहीं कर रही है, ठीक है? इस वाले पार्ट को एक बार दोबारा देखेंगे जाते हुए, डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट को थोड़ा सा और इसी बेटर तरीके से बताता हूं जो आपको इजीली समझ में आ जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या करना है आपको। यहाँ पर 6 फंक्शंस होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और बाकी 3 भी है। उनका डोमेन होता है ये और रेंज होता है ये। याद है आपको ये आईटीएफ के अंदर सिखाया गया बहुत अच्छे से कि इसका महत्व भी क्या है, ये भी बताया गया। ये भी बताया गया साइन इनवर्स के अंदर वैल्यूज हमेशा -1 से 1 के बीच की लिखी जाएंगी। कभी ये भी नहीं कहा ना पेपर के अंदर साइन इनवर्स 3 की वैल्यू बताओ, नहीं, वो देगा साइन इनवर्स 1/2 बताओ, 1 बताओ, ऐसे देगा। और जो आंसर आना चाहिए वो किस रेंज में आना चाहिए? -π/2 से π/2 इसका, और इसका आंसर आना चाहिए 0 से π की रेंज में, 0 से π की रेंज में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर कह रहा है फाइंड द डोमेन इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन।
तो मुझे बस एक बात बताओ, ये दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ढंग से देखना भाई, आपको पता है कि जो cos इनवर्स x होता है इसका डोमेन क्या होता है, मतलब डोमेन ये जो x की वैल्यूज आपको रखनी होती है वो क्या होती है बोलो, -1 7। अरे रेंज क्या होता है, रेंज होता है जो y मिलेगा, ये होता है बोलो क्या, रेंज। और ये जो x होता है वो क्या होता है बोलो, डोमेन। तो cos इनवर्स में कहता है, cos इनवर्स के फंक्शन के अंदर x का वैल्यू कितने से कितने वेरी करना चाहिए, -1 से 1, -1 से। तो मैं बोलूंगा जो cos इनवर्स के अंदर ये जो चीज है पूरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितने से कितने वेरी करनी चाहिए बोलो, -1 से 1। सोच समझ के बोर्ड पे देख लो तसल्ली से, किसी को डाउट लगे तो मुझे बताओ। नहीं है बात समझ में प्रिंस? मैं बोलूंगा जो इसके अंदर वाली चीज है, ध्यान से देखना, मैंने बोला cos इनवर्स के अंदर जो x होता है इट कैन वेरी फ्रॉम -1 to 1। तो अभी जो cos इनवर्स के अंदर है वो क्या है बोलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन वेरी फ्रॉम -1 to 1। अब मुझे बताना इसको सॉल्व कैसे करूंगा x के लिए। तो मैंने कहा भैया ध्यान सुनो, 1 को इधर लिया तो क्या बन जाएगा, -2। अरे दोनों से इक्वल है भाई, ध्यान रखना, ये दोनों के साथ इक्वल है कशिश। अगर ये 1 इधर आएगा तो -2 बनेगा, और ये 1 उधर जाएगा तो बोलो क्या बनेगा, 0। भाई दोनों की तरफ जाएगा ना, अगर मैं इनको अलग सॉल्व करूं, इसको अलग उसको अलग, तो करोगे ना ऐसा दोनों के साथ। तो दोनों तरफ इक्वल है, ये उधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, दोनों तो माइनस बनेगा। तो उधर जाके तो बन जाएगा -2, और 1 में से 1 माइनस होगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 0। अच्छा मुझे निकालना है x, तो मैंने क्या करा, अब x निकालने के लिए मुझे माइनस उठाना पड़ेगा पहले यहाँ से। अगर मैं तीनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो क्या बन जाएगा, 2x², और ये बोलो क्या बन जाएगा, 0। लेकिन क्या तुम्हें याद है 11th क्लास इनइक्वालिटी, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स करने पड़ते हैं। पता है तुम लोगों को बात? अरे नहीं पता है। अरे यार एक बात बताओ तुम लोग, अगर मेरी -x की वैल्यू 7 से बड़ी है, या तुम लोग एक काम करो, 7 जो है ना वो 5 से बड़ा है, हर 7 5 से बड़ा है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बता क्या मैं ये साइन लगा सकता हूँ कि -7 -5 से बड़ा है? अब तो उल्टा हो जाएगा ना, अब -5 जो है वो -7 से बड़ा होता है। अरे नहीं आ रहा यार समझ, नहीं आ रहा समझ में, और चेंज कर दो चलो। 7 -3 से बड़ा है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करो, नहीं कहा दोनों तरफ माइनस। बताओ अब क्या ये बड़ा बोल सकता हूँ? जैसे ही आप बोथ साइड इनइक्वालिटी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अब नंबर दूसरे वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैंने कहा मुझे x निकालना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, सारे ऐसे हो गए, और मेरा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो गया, रिवर्स। अब तुम खुद सोचो, x² की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर मेरे x² की वैल्यू, अब ये थोड़ा सा यार मैथमेटिक्स है, अगर मेरे x² की वैल्यू 0 से 2 के बीच में चाहिए, 0 से 2 के, तो मैं कहता हूं कि मेरी जो x की वैल्यू है ना वो -√2 से +√2 के बीच में कुछ भी चल जाएगी। तुम कहोगे सर ये कैसे? देख लो, -√2 से +√2 के बीच में कुछ भी चल जाएगी। 11th क्लास में भी आप लोगों ने ऐसी ही चीजें करी थी, याद नहीं आ रही होंगी, बस मेरी बात सुन लो। x² की वैल्यू सपोज करो कोई तुम्हें बोले 0 से 9 के बीच में चाहिए, 0 से, हाँ भाई यार, अगर कोई बोले x² की वैल्यू 0 से 9 के बीच में चाहिए, तो 0 से 9 के बीच में मतलब किन किन x की वैल्यू के लिए, किन किन x की वैल्यू के लिए 0 से 9 के बीच में आ जाएगा? सोच के बताओ भाई। तुम 0 डालोगे x को तो भी 0 x के 0 आएगा, उसके रेंज में 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 9 से छोटा होता है, 9 से छोटा चाहिए x के, 9 से, और 0 से बड़ा चाहिए। तो मैंने कहा 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, छोटा है। 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 से ज्यादा नहीं डाल सकता, तो एक तो यहां डाल सकता हूं 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप माइनस में भी 0 से लेके -3 तक डाल सकते हैं, बिकॉज़ माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, मतलब x² की वैल्यू 9 से छोटी आएगी। -3 डालूंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, वो भी 9 से छोटी है, 9 के बराबर है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में हर्षित? तो आपको बोलते हो कि जब x² की वैल्यू 0 से 9 के बीच में चाहिए, तो x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी, -3 से, अरे यार डोमेन वाला क्वेश्चन करते थे हम लोग इस तरह का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मेरे को x² 0 से बड़ा और 2 से छोटा चाहिए, तो पता है ना 2 का रूट बेसिकली √2 होता है, तो मैंने कहा 0 से √2 तक ले सकता हूं नंबर, √2 यहां पर कहीं होगा 1.41 पे, 0 से लेके √2 तक जा सकता हूं, या 0 से लेके -√2 तक, उन नंबर्स के बीच में किसी का भी स्क्वायर करो, वैल्यू 0 से बड़ी आएगी और 2 से छोटी आएगी। तो मैं बोलूंगा जो मेरा डोमेन आ गया इस क्वेश्चन का, बताओ क्या आ गया, इस क्वेश्चन का डोमेन बताओ क्या आ गया, -√2 से √2। समझ में आ गई बात? अच्छा भाई क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ सब बच्चे। अच्छा रेंज बताओ जल्दी से, इसकी क्या आएगी रेंज? रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताओ cos के जितने भी आंसर्स आते हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि cos इनवर्स सॉल्व करने के बाद जो y आएगा वो कितना आएगा बोलो, 0 से पाई। कितना आएगा बोलो? तो मैंने कहा भाई ये भी cos जितना भी सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 से पाई। मेरी बात को समझो, cos अपने आंसर को 0 से पाई से बाहर नहीं कर सकता, 0 से पाई की रेंज में रहेगा। तो मैंने कहा cos की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो ये भी तो cos ही है ना, कुछ बच्चों के अंदर तो अलग होगा, अंदर कुछ अलग नहीं है। अब ध्यान सुन लीजिए, जब वो x था तब उसको -1 से 1 ले रहा था, जब ये है तो इसको भी -1 से, इसको भी तो -1 से 1 ही ले रहा हूं यार, तो चीज में फर्क क्या रह गया?
अगर ये बदल ही -1 से 1 रहा है तो आंसर भी कहां से कहां बदलेगा, 0 से पाई, 0 से नंदनी नहीं आ रहा समझ। तो जब कभी क्वेश्चन उस टेबल से ऐसा बना के दिया जाए तो बना लोगे नहीं बना लोगे, नहीं आ रही मेरी बात समझ में। दूसरा करते हैं, काम करते हैं, दूसरा और करते हैं। आ जाओ एक बार सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या है। y बराबर में 2 sin इनवर्स 1 माइनस एक्स। अच्छा मुझे तो उसकी डोमेन निकालनी है। यश sin इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां बदलनी चाहिए, ये डोमेन होता है x और ये क्या होता है बोलो y। तो मैंने कहा यार ये जो x है अगर -1 से 1 बदलना चाहिए, इसका मतलब इसका 1 माइनस x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। कोई दिक्कत लगी आनंद, यहां पर ध्यान दो भाई, क्योंकि sin इनवर्स के अंदर जो x होता है वो कहां से कहां वेरी करना चाहिए, -1 से 1। तो मैं बोलूंगा जो sin इनवर्स के अंदर 1 माइनस x है, इट कैन वेरी फ्रॉम -1 to 1। अब मुझे बताना है क्या आएगा, 1 को इधर लिया तो बन जाएगा -2, उस 1 को इधर ले जाओ बोलो कितना हो जाएगा 0, फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस से क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कहां से कहां होनी चाहिए, 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के। तो मेरा डोमेन क्या आएगा, मेरा डोमेन आएगा मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 इसके बीच में रहना चाहिए। नहीं आया समझ में? देखो आप लोग समझ नहीं पा रहे शायद, वो कहना ये चाह रहा है कि sin इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। तो अगर तुम्हारे को ऐसा बना के दे दिया तो तुम दिखाओगे ना कि अब क्या बदल सकता है x, क्योंकि हमारी ये जो sin इनवर्स के अंदर की चीज है ना कभी भी -1 से छोटी या 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैं दिखा तो रहा हूं कि देखो हद से आप 2 पुट कर सकते हो, हद से 2 पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, और 0 छोटे से छोटा पुट कर सकते हो, 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज हमेशा -1 से क्या रहनी चाहिए, 1। तो मैंने कहा 1 माइनस x को -1 से 1 के बीच में रहने के लिए x को 0 से 2 होना पड़ेगा, 0 से 2 इसी रेंज में रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डोमेन निकालने का तरीका है। नहीं है ये बात समझ में नंदनी, पक्का रेंज कैसे निकालोगे मुझे बताओ जरा सब बच्चे। sin इनवर्स x के जो आंसर आएंगे वो कितने से कितने आएंगे, -π/2 से π/2, -π/2 से। बट आपका जो y है इस बार क्या है बोलो, sin इनवर्स x से 2 टाइम है, sin इनवर्स x से। तो मेरा जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ। समझ रहे हो बात को? अरे भैया क्योंकि आप लोग ना भूलें कि sin इनवर्स x का रेंज है -π/2 से π/2, तो ये तो अपने आंसर करेगा -π/2 से π/2, ये तो करेगा -π/2 से π/2, लेकिन जैसे ही वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, तो वो आंसर क्या हो जाएगा बोलो रेंज का। इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, -π से, ये नहीं आया समझ में, तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी समझ में आ गया। आपने अगर कांसेप्ट समझ लिया है ना, मैं कह रहा हूं कि कैसा भी बना के भी क्वेश्चन देगा ना तो भी निकाल लो यहां से। लक्ष्य नहीं आया समझ में, पक्का बताओ? ये सबको क्लियर हुआ डोमेन रेंज के 2 क्वेश्चन जो मैंने बताए। आप लोग मेन बात ये वाली याद रखिए कि भैया इनकी डोमेन्स जो होती है ना दे विल ऑलवेज वेरी फ्रॉम द -1 to 1। तो मैंने कहा डोमेन्स की जो मर्जी दे, 1 माइनस x दे, 1 माइनस x स्क्वायर दे, मैं बोलूंगा वो -1 से 1 के बीच में रहने चाहिए, उसके लिए सॉल्व कर लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये बात ध्यान रखो जो cos इनवर्स के जो भी आंसर्स आएंगे वो हमेशा 0 से पाई के बीच में आएंगे, sin इनवर्स x के जो भी आंसर आएंगे वो -π/2 से π/2। हां बाहर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर भैया वैसे आ जाएगा, 2 से गुना होके आ जाएगी उसकी जो रेंज है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुरदीप नहीं आया समझ में? एक ये बचा हुआ था, हो गया क्लियर? अब आ जाओ फटाफट से चैप्टर बनते हैं क्योंकि उसी का बचाओ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है। रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन से मैं आप लोगों को ना कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, बड़े डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है नहीं इसके, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसके हमें देखने को मिलते ही नहीं है एनसीईआरटी में, है ही नहीं, लगा लो एनसीईआरटी के अंदर सब क्वेश्चन, लेकिन आ भी सकता है, कर लो, क्योंकि कई बार पेपर्स में इधर उधर के सैंपल पेपर्स में देखने को मिला है, तो इसको भी बना लेते हैं। ये क्या है टॉपिक, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ, देखा कहीं आप लोगों ने, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, ऐसे पूछेगा। या से पूछेगा एक और चीज, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। ज्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब आता ही है कंफर्म, लेकिन फिर भी आप लोग इसको करके जाए, चांस ना ले, है ना, कोई चीज पहले ही पता लग रही है तो उसको कर लो, ज्यादा देर नहीं होगा, 5-10 मिनट में समझ में आ जाएगी चीज है क्या। तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से ना आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मुझे तुम एक बात बताओ, मेरे पास ना कोई फंक्शन है a से b, अच्छा a सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर तो मान लो m एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स,
और बी के अंदर जो है वो कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। पहले पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, ध्यान सुन लेना। इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर बोलो कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। तो होता है ना कि जैसे बोल दे कि a सेट के अंदर आप लोगों के पास 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और b सेट के अंदर आप लोगों के पास 2 3 5 मान लो 3 एलिमेंट है। तो इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है। ध्यान देना, इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है। अगर तुमसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कोई पूछे, कितने फंक्शंस इन दोनों के बीच में बन सकते हैं, पॉसिबल फंक्शंस, सीधा याद रखिएगा फॉर्मूला n टू द पावर m। कोई ज्यादा इसमें सोचना नहीं कि कैसे क्या है क्या नहीं है, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा याद करिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, बोलो n टू द पावर m। सीधा मतलब जैसे इसके फंक्शन बताओ कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ऊपर बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, n टू द पावर m। तो 3 की पावर कितना आएगा, 4 है। 3 की पावर कितना आएगा, 4। 3 की पावर 4 कितना है, 81। ऐसे दो चीजों के बीच में 81 फंक्शंस बन सकते हैं। कितने फंक्शंस, 81। सीधा ही याद करना है। अब बात करते हैं 1 1 कितने बन सकते हैं, उनमें से ऑनटो कितने होंगे और कितने ऐसे होंगे जो बाइजेक्टिव होंगे। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होंगे और ऑनटो भी होंगे, 1 1 भी होंगे और ऑनटो भी होंगे। अब जरा देखिए क्या करना है। यहां पर मैं कुछ लिखूंगा, इफ m इज ग्रेटर देन n। m इज ग्रेटर देन n का मतलब 3 केस बनते हैं यार। एक होता है m लेसर देन n और एक होता है m इज इक्वल टू n। 3 केसेस होते हैं, m लेसर देन n, m ग्रेटर देन n और m इज इक्वल टू n। मतलब क्या है, यहां पर ध्यान दो हर्षित, पहले वाले सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट है, बाद वाले सेट के अंदर बोलो क्या है, कम एलिमेंट है। पहले वाले में कम है, बाद वाले में बोलो क्या है, ज्यादा है। पहले वाले में और दूसरे वाले में तो बिल्कुल क्या बोलो, बराबर है। सीधा याद करो, जो 1 1 फंक्शंस बनेंगे, 1 1 फंक्शंस इन केसेस में बनेंगे। लास्ट वाला सीधा याद कर लो, 1 1 फंक्शंस बोले, ऑन टू वाले कितने बनेंगे इसमें से, और इसमें से बाइजेक्टिव कितने बनेंगे। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों जो होंगे। सीधा याद करो, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, कहानी खत्म। ये आया हुआ एग्जाम में पहले ही। मतलब कि अगर दोनों सेट्स में 3 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 3 ही इसमें 3 ही इसमें। मैंने बोला 3 एलिमेंट उसमें 3 एलिमेंट इसमें, बताओ कितने 1 1 फंक्शंस बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। कितने बनेंगे, 6। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है। ऑन टू कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। बाइजेक्टिव कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। सीधा सीधा कहानी खत्म, कुछ भी नहीं है। लास्ट केस बिल्कुल सबसे इजीएस्ट है। ये दोनों थोड़े से टफ है। अब तुम मुझे बस एक बात बता दो हर्षित, अगर बता पहले वाले सेट में ज्यादा एलिमेंट है और दूसरे वाले सेट में कम एलिमेंट है, क्या ये कभी 1 1 हो सकता है? यार ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया। और अगर ये किसी पुराने से हो गया तो मेरा 1 1 नहीं रहेगा। तो अगर कभी भी पहले सेट में एलिमेंट्स की संख्या बोलो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्या हो गई, और दूसरे में कम है, तो क्या प्रियांशु कभी 1 1 हो सकता है? सोचो ना, 1 1 होने का मतलब क्या होता है? 1 1 होने का मतलब होता है हर एक एक्स का अपना एक यूनिक वाई है, हर एक एक्स का अपना एक। अब यहां लोग 4 है, वहां पर 3 है, तो कैसे यूनिक बनेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे नहीं आई बात, तो 1 1 समझ नहीं आ रहा, पक्की बात है यश। यहां तेरे 4 है, वहां पर 3 है, और सबको 1 2 1 चाहिए, 1 1 चाहिए, तो 1 1 रिलेशन बन सकता है क्या? अरे ये इससे हो गया, वो उससे हो गया, इससे कभी ये किससे हो ही नहीं सकता, किससे है ही नहीं एलिमेंट हमारे पास। और ये किसी और से पुराने से हो गया तो फिर ये 1 1 नहीं रहा। तो ऐसे में जो 1 1 फंक्शंस होते हैं कितने होते हैं? ऐसे में 1 1 फंक्शन कितने होते हैं बोलो? 0। कितने होते बोलो? अरे यार नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मुश्किल लग रही है चीज। डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, पक्का? अरे क्या हो गया, टफ लग रहा है क्या? उसके बाद अब ऑन टू फंक्शन में टफ है भाई। ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद करो। R1 से लेकर n तक NCR -1 की पावर n - r और r की पावर m, r की पावर m। हाँ ये थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा काम है, लेकिन देखो भाई मैं बता रहा हूं आप लोगों को, करके जाइए। अगर आप 1 नंबर का भी चांस नहीं लेना चाहते ना कि भाई पेपर के अंदर कुछ आ जाए ऐसा जो प्रॉब्लम कर जाए, तो फिर आप ये चीजें करके जाइए, ठीक है? मैं एक बार फॉर्मूला कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें गड़बड़ ना हो, क्योंकि जनरली ये चीज ज्यादा यूज में आती नहीं है चैप्टर्स वगैरह के अंदर। एक बार देख लेते हैं इसको, क्या लिखा है, NCR -1 की पावर n - r एंड r टू द पावर m, ठीक है? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए।
ठीक है, यही है, ठीक सर। यही है। अब सुनो भाई सुनो, ऐसे में वो आप लोगों से बाइजेक्टिव कभी पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा बताओ जरा, या पूछ लो, मान लो बाइजेक्टिव पूछता भी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ भैया, अगर एक भी फंक्शन 1 1 है ही नहीं तो बाइजेक्टिव होने की तो बात ही नहीं होती। तो बाइजेक्टिव कितने होंगे? 0। मतलब कि अगर पहले सेट में एलिमेंट्स की संख्या ज्यादा है दूसरे के मुकाबले। अच्छा आपको मुझे ये कैसे सॉल्व करना है, चिंता मत करो, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, इसके क्वेश्चन करा दूंगा एग्जांपल लेके। मैं बस ये कह रहा हूं अगर पहले सेट में एलिमेंट्स की संख्या दूसरे वाले से बोलो क्या है, ज्यादा है, तो भैया यहाँ पर 1 1 कितने बनेंगे? 0 बनेंगे। ऑन टू कितने बनेंगे? ऑन टू इतने बनेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है चिंता मत करिए, आने दीजिए मुझे सारी बात पे। और बाइजेक्टिव कितने बनेंगे? 0, क्योंकि जब कोई 1 1 है ही नहीं तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। अच्छा आप उल्टा कर दीजिए, जब m n से छोटा होता है, मतलब यहां पर नंबर कम हो और वहां पर नंबर बोलो क्या हो, ज्यादा हो, यहां पर नंबर कम हो वहां पर नंबर बोलो क्या हो, ज्यादा हो, ऐसे में ना ऑन टू फंक्शंस की संख्या 0 कर देना। ऑन टू फंक्शंस की संख्या कितनी कर देना? 0 कर देना। जैसे 1 1 0 था, यहां पर बोलो क्या 0 होगा? ऑन टू। और नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे? सीधा याद करो npm। क्या याद करो? अब तुम कहोगे सर npm क्या होता है? अरे परमुटेशन सबने पढ़ा है ना, npr क्या होता है? पता ना npr क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में, बस कुछ नहीं करना, npr करना है। मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाया था अभी, चिंता मत करो। तो npm। और अब बताओ, क्योंकि कोई फंक्शन भी ऐसा नहीं है जो ऑन टू हो, तो बाइजेक्टिव कितने होंगे? बाइजेक्टिव 0 होंगे। बाइजेक्टिव कितने होंगे? मतलब एक चांस मैं लेके चल रहा हूं कि हो सकता है आपके पेपर में नंबर ऑफ ऑन टू, या इससे कहां बैठी दिख रही है क्या? ये कितना आएगा बोलो? 0 आएगा। ठीक है, अगर इन्होंने यहां से बिल्कुल ही कुछ हटके क्वेश्चन बनाने की सोची ना तो वो इस कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं। अदरवाइज तो भैया जो आपको सिखा रखा है वो इनफ था, उसी से ही बात बन जाएगी हमारी। लेकिन बिल्कुल हटके जाने वाले हैं तो ऐसा आएगा। तो याद करो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है उन लोगों से। बोलेगा भैया ए सेट है उसमें इतने एलिमेंट्स है, बी सेट है उसमें इतने एलिमेंट्स है। बोलेगा पहले तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। और एक छोटी मोटी ऊटपटांग चीज पूछना चाह रहा था, बोलेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, जो 11th क्लास में पूछा था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं बताओ जरा। इसका फॉर्मूला 2 की पावर mn, 2 की पावर जितने में एलिमेंट्स है 2 की पावर mn। याद करो अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पूछेगा तो 2 की पावर mn, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछेगा तो n की पावर m। अब आगे की 3 कहानियां समझ लीजिए। अगर पहले वाले सेट में एलिमेंट दूसरे वाले से ज्यादा है तो लॉजिक अपने आप याद आएगा कि पहले वाले में ज्यादा है बाद वाले में कम है। तो क्या 1 to 1 रिलेशन बन सकता है? यार यहाँ 4 एलिमेंट वहां 3 ही है तो 1 1 कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता। तो 1 1 कितना आएगा बोलो? 0 आएगा। 1 1 कितना आएगा? 0, क्योंकि एक में 1 1 नहीं तो बाइजेक्टिव तो वैसे ही 0 हो जाएगा। दोनों तो हो ही नहीं सकते फिर। अरे बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 कितने हैं और 1 2 भी कितने हैं, दोनों कितने हैं। तो 1 1 तो एक भी नहीं है ना, तो बाइजेक्टिव वाला कोई भी नहीं बनेगा। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो सब बच्चे। हाँ भाई यश, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। और अगर m n से छोटा है, m n से पहले वाले सेट में कम एलिमेंट है दूसरे वाले में ज्यादा है, तो ऑन टू वाले को 0 कर दो, 1 1 वाले को npm कर दो, क्योंकि एक भी ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव कितना होएगा? 0 होएगा। और इसका सीधा फॉर्मूला याद करो, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। बच्चे सर m नहीं बोल सकता, अरे बराबर है यहाँ पर m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल बोल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, लिखो क्वेश्चन लिखो। लेट सेट a be 1 2 3 4, सेट b is, चलो 1 2 3 लिखो बस, 1 2 3, सेट b is a, b। क्वेश्चन क्या है लिख लीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। सेकंड है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b। a to b में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अरे क्या पता एमसीक्यू में देने वाला हो इस बार। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। चल बताओ बताओ कौन सा केस लगाओगे? पहले तो ये बताओ मुझे। पहले तो तुम सब बच्चे बताओ n की वैल्यू कितनी है? 3। n की वैल्यू कितनी है? 2। लिखिए मुझे वैल्यूज। पहले तो मुझे टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे? टोटल रिलेशंस बताओ बताओ, टोटल रिलेशंस क्या बनेंगे? 2 की पावर mn यानी 2 की पावर 6, यानी बोलो कितने बनेंगे? 64 रिलेशंस बनेंगे। अच्छा कितने फंक्शंस बनेंगे? इनमें से कितने फंक्शंस होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तुम्हें पता है बहुत अच्छे से बताओ ना, रिलेशन फंक्शन में फर्क हो तो रिलेशंस होते हैं उसमें से कुछ ही फंक्शन होते हैं। सभी रिलेशंस में से कुछ ही फंक्शन होते हैं, जिनके पास वाली खूबी होती है जिनके पास
याद करो कि हर एक x के लिए 2y सेम जैसे नहीं होने चाहिए। अरे 11th क्लास में सिखाई थी फंक्शन वाली चीज, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर और रिलेशन 64 है। फंक्शन कितने सब बच्चे बोलो, n टू द पावर m। फंक्शन उसने बोला है a से b, क्या बोला है, जिसमें बोलते हैं a से b ना, तो पहले b वाले की वैल्यू रखनी होती है, n की पावर m रखना होता है, यानी कितना आएगा 2 की पावर 3। बोलो कितना आएगा 8 फंक्शन से। कितने फंक्शन से बोलो 8। अब जरा मुझे बताना जरा कितने 1 1 है, कितने 1 1 है, कौन बताएगा? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बताएगा? कितने? 0 होंगे, क्योंकि सर ये ज्यादा है वो कम है, आप 1 1 बना ही नहीं सकते, एक भी फंक्शन 1 1 नहीं बना सकते। नहीं आ रही मेरी बात समझ में प्रियांशु? नहीं है बात समझ में? पहले वाले में ज्यादा है, दूसरे वाले में कम है यार, कैसे 1 1 बनाओगे? अच्छे नहीं हो रहा क्लियर? तो कितने 1 1 फंक्शन आएंगे? 0। मुश्किल लग रहा है? अरे मुश्किल लग रहा है ये? अब नहीं लग रहा ना? मुझे बताओ अगला, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू। अब तुम फंसोगे भाई ना, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ये कितने होंगे? आ जाओ सब बच्चे आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू कैसे निकलेगा? तो मैंने तुम्हें ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या फॉर्मूला बताया सब बच्चे बताओ? R1 से लेकर, बताओ क्या सिखाया मैंने? R1 से लेकर n तक, फिर मैंने क्या बोला? NCR -1 की पावर, और बोलो क्या बोला मैंने? R की पावर m। अब सुन लो भाई सब बच्चे सुन लो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मुझे को लगेगा नहीं किस तरीके से सॉल्व करना है यार। उसने बस ये बोला R को ना 1 से लेकर कहां तक बदलना है? n तक। कितने तक बोलो? n तक। आइए समझाता हूं। जैसे कि सबसे पहले R को आप 1 रखोगे, उसके बाद n तक बदलोगे। n कितना है तुम्हारा? 2 तक, तो 2 तक ही बदलना है। मतलब मैं बोलूंगा मैं R को 1 से लेकर कहां तक बदलूंगा? 2 तक। और क्या करूंगा? n की वैल्यू बोलो कितनी है? 2CR। ध्यान देना n की वैल्यू 2 है, देखो n की वैल्यू 2 है। 2CR -1 की पावर बोलो कितना आएगा? 2 -r, और r की पावर बोलो क्या आएगा? m। m बोलो कितना है? 3। चिंता मत करो, आपने ऐसे लिख दिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करती, बट ये क्वेश्चन मैंने देखे हैं, इन्होंने दिए हुए पहले भी। अब कहां से दे रहे हैं, क्यों सोच के दे रहे हैं, कर लीजिए इसको। तो मुझे बताओ जरा, समेशन ऑफ r 1 से लेकर n तक जाना है। n कितना है बोलो? n है 2 तक जाना है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहले r को 1 रखो, फिर r को 2 रखो, अगर ये 3 तक जा रहा हो तो फिर r को कितना रखना था बोलो? 3 भी रखना था, और सबको जोड़ना है। सबको बोलो क्या करना है? जोड़ना है। तो पहले सबसे पहले r को 1 रखो, सब बच्चे रखो r को 1। बताओ कितना आएगा? 2C1। बिल्कुल चिंता मत करो, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। r को 1 रखा, बोलो कितना है? -1 की पावर। r को 1 रखा तो 1 हो गया, r को 1 रखा तो बोलो कितना आ गया? 1 की पावर 3 आ गया। प्लस लगाओ, प्लस लगाओ। अब r को 2 रखो, अब r को तो रखो, r को 2 कितना आएगा? 2C2 -1 की पावर 2 - 2 बोलो कितना आ जाएगा? 0। और बोलो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3। 2 की पावर, अरे यार समझ नहीं यार, बताना कितना आएगा बताओ जरा। तो 2C1 कितना हो जाएगा? 2। अरे 2C1 कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा बताओ जरा? -1। तो मुझे बताना ये वाला कितना आ गया बोलो? ये आ गया -2। कितना आ गया? -2। 2C2 कितना होता है 1? अरे कैसे पता लगा 2C2? अरे यार NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन, ऐसा ना हो यार तुम 11th क्लास बिल्कुल भूल हो चुके तुम्हारे दिमाग से, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो आप लोग देखेंगे तो सॉल्व करके आपको पता लग जाएगा कि 2C1 2C2 क्या होता है, करके बताओ ये चीज में। तो 2C2 कितना होता है बोलो? 1। इसकी पावर 0 भी क्या? 1। और इसकी वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 8। 8 में से 2 जाएगा बोलो कितना आ जाएगा? 6। तो भैया टोटल 8 फंक्शन है, उसमें से एक भी 1 1 नहीं है। और कितने ऑन टू है बोलो? 6 ऑन टू। कितने ऑन टू है बोलो? 6। क्योंकि एक भी 1 1 नहीं है तो फिर बाइजेक्टिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने आएंगे? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने आएंगे बच्चों? 0 आएंगे। ये हो गया भैया पूरा क्वेश्चन। नहीं आया समझ में? रिया, अगर मान लो n 3 तक होता, सुन लीजिए n कितने तक होता? 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, तो तुम यहां पर बस क्या करते? R1 से 3 तक जाते। R1 से तो पहले 1 रख के पुट करा, फिर 2 रख के पुट करा, और फिर 3 रख के पुट करते। नहीं आई मेरी बात समझ में? फिर 3 रख के पुट करते। अगर तुम्हारा n 3 तक जाता, सेकंड सेट में एलिमेंट्स कितने होते? 3। हाँ, तो वो तो बराबर हो जाएगा, तो फिर तो n फैक्टोरियल बोल दो। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि अगर इसमें 3 और उसमें कुछ और नंबर हो, फिर आप कैसे करते? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है समझ में? पक्की बात है। तो यार ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, और ये फॉर्मूले में कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये फॉर्मूला याद करो, R1 से n तक NCR -1 की पावर m - r की पावर m। शुरू में ही स्टेप पे मैंने क्या पुट करा? इधर कनिका जागृति, मैंने इस स्टेप पे क्या पुट करा? मैंने n और m पुट करा। क्या पुट करा? n और m। n और m, देखो n को मैंने 2 पुट करा और m को मैंने 3 पुट करा, और r को छोड़ दिया। बस किसको छोड़ दिया बोलो? r को, बिकॉज़ r को बदल बदल के करना था। एक बार 1, फिर एक बार 2, फिर एक बार जो भी है, जहां तक n जाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर मान लो यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, सुन लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कर देना इसके मुझे फटाफट से। अगर मान लो आपको आ जाए सेट ए में तो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब बताओ, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, बस अब क्या बदल गया वो आप देख रहे होंगे। क्या बदल गया?
बोलो पहला पार्ट, बोलो सब बच्चे टोटल रिलेशंस कितने आएंगे? 2 की पावर mn, बताओ 2 की पावर कितना आएगा? 3 into 4, 2 की पावर 12, जो भी आएगा भाई सॉल्व कर लेना। अरे 1024 को 2 से कर लो, फिर उसको 2 से कर लो, तो 5000 कुछ करके आंसर आ जाएगा, 4000 कुछ करके कर लोगे इतनी, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आएगा? टोटल फंक्शंस, टोटल फंक्शंस बताना कितना आएगा? n की पावर m, हमेशा बोलो n की पावर m, बोलो कितना आएगा? 4 की पावर 3, कितना आएगा? 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ जाएगा, ठीक है। टोटल 64 फंक्शंस है, उसमें से कितने 1 1 है? टोटल 1 1 फंक्शंस। अच्छा इस बार 1 1 होगा? होगा सर। अरे सर ये कम है वो ज्यादा है, 1 1 तो होगा। तो टोटल 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे? अर्श टोटल 1 1 फंक्शन बनेंगे npm, कितने बनेंगे? तो npm बोलो कितना? 4p3, 4p3 बताओ कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 1 1 फंक्शंस है। नहीं आया बात समझ में? अच्छा गलती से मान लो एग्जाम में तुम्हें याद ना आए कि सर ये n ऊपर था m नीचे था, यार हमेशा आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बड़ा नंबर होता है, यहाँ पर क्या होता है? छोटा। अगर आपने गलती से भी ऊपर 3 रख दिया, नीचे 4 रख दिया, तो नेगेटिव फैक्टोरियल आ जाएगा, नेगेटिव फैक्टोरियल होता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आता हमेशा ही फिक्स रहेगा, जिसमें ज्यादा है वो से कम वाले पे, तो 4p3, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना कितने ऑन टू आएंगे? बहुत बढ़िया, टोटल ऑन टू। एक बात तो पक्की है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो या तो 1 1 0 होता है या फिर ऑन टू के एलिमेंट्स टोटल फंक्शन 0 होते हैं। अर्श नहीं आ रहा समझ में? बस याद करना पड़ेगा किसमें क्या है, और इसका याद करने का सिंपल तरीका है, अगर पहले वाले में ज्यादा है और बाद वाले में कम है तो 1 1 तो एक भी नहीं बन पाएगा, एक सिंगल फंक्शन भी 1 1 नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आप इधर 5 एलिमेंट है, इधर 3 ही एलिमेंट है, तो कैसे जोड़ोगे सबको एक से? तो 1 1 नहीं बन पाएगा। यहाँ कम है वहां ज्यादा है तो 1 1 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बनेंगे ऑन टू कितने बनेंगे? 0। मुझे बताओ लास्ट क्या है? बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव कितने आएंगे? बस हो गया भाई टॉपिक ये वाला। बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलो कितना आएगा बच्चों? 0, है ना। बाइजेक्टिव कितना आएगा? 0। अच्छा एक पेपर में क्वेश्चन आ जाए, उसमें भी 3, उसमें भी 3, अब सीधा सीधा है ऑन टू भी 3 फैक्टोरियल, 1 1 भी 3 फैक्टोरियल, बाइजेक्टिव भी 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 1 भी इतने, ऑन टू भी इतने, तो बाइजेक्टिव भी कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ रिलेशंस वही आएगा, n की पावर m, नंबर ऑफ फंक्शंस सॉरी 2 की पावर mn, और नंबर ऑफ फंक्शंस आएगा n की पावर m, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो जिस बच्चे को अगर ये समझ में आ गया ना, तो एक ऐसी चीज करके जा रहे हैं बस, जो मतलब अगर पेपर में आए तो सीधा हम लोग कर देंगे, 3 या 4 नंबर में भी आ सकती है, ध्यान रखना। एक बार आई होगी पहले कभी 1 1 1 2 पूछ लिए थे, समझ में आ रही है? एनसीईआरटी में इसका कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं है, आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन ये पूछ रहे थे। हाँ एनसीईआरटी में सिर्फ एक केस है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सुनना वो क्वेश्चन क्या है। कहता है अ सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स बोलो? n एलिमेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ onto functions related from a to a, related to itself। क्वेश्चन क्या है? a सेट में n एलिमेंट्स है, a सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स है। बताइए कितने onto functions बनेंगे खुद से रिलेशन बनाते हुए, itself बनाते हुए। तो n एलिमेंट इसमें, n एलिमेंट इसमें, क्योंकि खुद से बना रहा है, खुद से बना रहा है, n एलिमेंट इसमें, n एलिमेंट इसमें, खुद से बना रहा है, खुद से बना रहा है, तो बोलो क्या आएगा? n फैक्टोरियल। सीधा आंसर है n फैक्टोरियल। फिर एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, एक सेट में 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है बोलो? 3 एलिमेंट। कह रहा है बताओ कितने onto फंक्शंस बनेंगे खुद से रिलेशन बनाते हुए? 3 फैक्टोरियल, यानी बोलो कितने बनेंगे? 6। कितने बनेंगे? हो जाएगा। तो नहीं आया समझ में ना? पक्का बता दो, ठीक है। और देखो ये खत्म। देखो आज जो चीजें कराऊंगा ना थोड़ी मुश्किल लगेंगी आप लोगों को, बिकॉज ये वही चीजें हैं जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं, बस बाकी सब तो हमने कर ही लिया है, तो थोड़ा बहुत मुश्किल लगेगा देखो आज का क्लास, लेकिन कोई नहीं, आप इसको थोड़ा सा याद करके जाना। लास्ट वाला चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने नंबर ऑफ फंक्शंस में कराया। मेन अभी तक मैंने आपको 3 चीजें कराई दोबारा अभी सुबह, लेकिन मैं एक को दोबारा रिपीट कराऊंगा। पहली चीज मैंने आपको बताई थी मीन और वेरिएंस, जो बच्चे लेट आए देख लेना, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल चीज थी वो। सेकंड चीज मैंने हालांकि आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट बताया है, लेकिन मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा। और तीसरी चीज मैंने आप लोगों को जो बताई है वो क्या है, वैसे डोमेन रेंज में समझाया वो समझ में आ गया। चौथी चीज मैंने जो आप लोगों को कराई वो ये थी नंबर ऑफ 1 1 और onto फंक्शंस। चलो अब देखो आगे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिला के कितने आ रहा है?
भाई? वेटेज का भरोसा ही नहीं है। और कुछ आप लोगों को याद आ रहा है? दोनों मिला के 8 का है ना, ज्यादा कुछ उटपटांग नहीं आने वाला। देखो आइटम से कुछ उटपटांग क्या ही बनेगा, जो बता रहे हो सारा बता दिया। डोमेन रेंज वाला था वो मेरे दिमाग में नहीं रहा, उसको बताना, लेकिन बाकी सब बता दिया। और मैंने सब चेक कर लिया और आपका सब कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी रहेगी, वो आप लोग ही कर सकते हैं भाई, वो तो पेपर आप लोगों का है। ये आई थिंक वो खुलेगी क्या, एग्जाम्पलर है। चलो एक चीज और दिखाता हूँ। आप लोगों ने रिलेशन फंक्शन जैसे प्रिपेयर करा होगा, आप लोगों ने क्या करा होगा, पहले एक्सरसाइज में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है, तीनों होते हैं। तो पढ़ा होगा ये आप लोगों ने या नहीं करा? करा होगा ना, तभी कुछ समझ में आएगा जो मैं बात करूंगा। थोड़ी सी मैं आपको वही चीजें बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी मुश्किल बची पड़ी है बस, ठीक है, बाकी सब तो हमारा हो रखा है। ऐसे सेकंड एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्या सीखा, 1 1 और ऑड। ठीक, अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बीच में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऑड इवन वाला, देख रहे हो? ये वाला नहीं था, क्वेश्चन था ना नंबर ऑफ 1 1 और 2 वाला, एक यहाँ पर कहीं है। ये मत करना गॉप वगैरह, ये नहीं है सिलेबस के अंदर, इन्होंने गलती से एग्जांपल में छोड़ दिया है। कभी कभी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो रखी हैं बुक के अंदर जहाँ पर वो चीज़ है नहीं सिलेबस में, इन्होंने डाली हुई है, तो वो चीज़ करने की जरूरत है। पता नहीं पर आंसर पढ़ना एक बार 22वां, है ना? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम द सेट A टू द सेट इटसेल्फ ना। इन्होंने तो बहुत ही सिंपल डाला हुआ है, सेट A टू इटसेल्फ, तो 3 से 3 वाला तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। और यही एक कारण है कि सीबीएसई ने क्यों ऐसा करा कि ये तो दे दिया इधर, तो इनके अकॉर्डिंग तो हमने कॉन्सेप्ट दे दिया एग्जैक्टली, तो फिर वो वैसा भी दे रहे हैं कि इसमें 3 है उसमें 2 एलिमेंट है, फिर बच्चा फंस जा रहा है ना। तो इसलिए वो डाल सकते हैं, वो कह देंगे हमने तो एक कॉन्सेप्ट डाला हुआ था, आपको बराबर वाला करा रखा है, तो आपको सोचना चाहिए अलग वाला कैसे होगा। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ, वो ऐसा सोच लेते हैं, सीबीएसई वाले यही कहते हैं। अब सुनो क्वेश्चन ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए थे, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 नहीं कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लीजिए, चांसेस कम है इस क्वेश्चन के आने के, लेकिन अगर 1% भी है तो छोड़ना क्यों भाई, टाइम हमारे पास है, कर लेना चाहिए, है ना? ऐसा तो नहीं कि कल पेपर है, टाइम में तो डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे स्टेट करो भाई, यहाँ पर बोलते हैं फंक्शन है नेचुरल से नेचुरल। नेचुरल से नेचुरल का मतलब क्या है, यहां पर भी नेचुरल नंबर्स हैं, यहां पर भी नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा ऐसा मत करना कि मैं तुम्हें थोड़ा मुश्किल कराऊं, तुम इजी वाला ही बोल जाओ। इजी वो जो तुम्हें करवा रखे हैं वो तो आते हैं ना, ठीक है ना? अब जो करा रहा हूं ना, समझ आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। कह रहा है कि फंक्शन है जिसके अंदर x की जगह बस n लिखा है, उसने कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर क्या बोल रहा है, n+1/2 होगा अगर n क्या हुआ, ऑड हुआ, अगर n क्या हुआ, इवन हुआ। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां पर क्या आएगा, n/2। वो कह रहा है कि चेक करो कि ये 1 1 on 2 है कि नहीं। 1 1 on 2, अच्छा 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक x के लिए अलग y आना चाहिए। जैसे मुझे तुम बताओ ये 1 1 है, लक्ष्य ये 1 1 फंक्शन है, बताना एक बार, f of x बराबर में x² नहीं है जनरली। अगर आप डोमेन में ऐसे बोल रहे हैं सर 2 रखूंगा तो 4 आएगा, -2 रखूंगा तो भी, तो 1 1 तो नहीं है सर। मोड x भी याद आ रहा है, सब पढ़ा रखे मैंने, सब आप रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं कहता हूँ 1 1 है कि नहीं, सोचने वाली बात है। आइए समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ना फंक्शन में n को 1 रखा, n को कितना रखा, 1। अगर मैं n को 1 रखूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, उसने बोला अगर n को ऑड रख रहे हो तो ऊपर वाले से आंसर आएगा, n को इवन रख रहे हो तो, समझ लो मेरी बात को, n को ऑड रख रहे हो तो ऊपर वाले से आएगा, n को इवन रखूंगा तो,
तो मैंने n को रखा 1, n को रखा 1, मैंने बोला for n is equal to 1। अरे n क्या है, बस x की तरह ही है, बस कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया उसने। n को 1 रखते हुए f1 की वैल्यू क्या आएगी हर्ष? n को 1 रखते हुए तब की वैल्यू क्या आएगी? n प्लस 1/2 है, यानी कितनी आएगी? बता कितनी आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। एक बार एक काम करो, n को ले लो 2, कितना ले लो? तो मुझे बताना है f2 कितना आएगा? f2 जब n को इवन लूंगा, जब n को इवन लूंगा तो मेरा आंसर आएगा n/2। तो बताना कितना आएगा? 2/2। बोलो कितना आएगा? मतलब कि मेरा 1 पर भी 2 आ रहा है, 1 पर भी 2 आ रहा है, और 2 रखने पर भी भाई 1 रख रहा हूं तो वो कह रहा है कि आंसर आएगा। अगर n को ओड रखोगे तो फिर ऐसे आंसर निकालो, 1 रखूंगा तो 1 + 1/2 यानी 1 आएगा, और n को अगर इवन रख रहे हो तो n/2 से निकालो। तो 2 रख रहा हूं तो कितना आएगा? बोलो 2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दक्ष नहीं आया समझ? नहीं आया। हाँ सॉरी 1 आएगा। अच्छा 1 आएगा यहाँ पर, सॉरी 1 फिर 2 और फिर 3। चलो चलो 1 आएगा। अच्छा मुझे तुम्हें एक बात बताना, 3 रखोगे तो कितना आएगा हर्ष? 3 रख, बता कितना आएगा? सोच के बताओ। 3 रखोगे तो आएगा 3 + 1/2 कितना आएगा? बोलो 2। 3 रखने पे 2 आएगा, बता 4 रखने पे 2 आएगा, 4 रखने पे भी 2 आएगा। चल 5 रख के दिखाओ, 5 रख के बताओ, 5 रख के कुछ समझाना चाह रहा हूं उससे। 5 रख के बताओ हर्ष। 5 पे कितना आएगा? 3। 5 पे कितना आएगा? 5 पे 3 आएगा सर, और 6 पे 3। इसका मतलब मुझे बात समझना है, 1 और 2 पे 1 आ रहा है, 3 और 4 पे 2 आ रहा है, 5 और 6 पे 3 आ रहा है, 7 और 8 पे 4 आएगा, 9 और 10 पे 5 आएगा। तो ऐसे कुछ आने वाला है। इसका मतलब सर 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो क्योंकि हर दो की एक जैसी इमेज मिल रही है, तो 1 1 तो नहीं है। अच्छा ऑन टू है, ऑन टू तो लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर है और 1 के लिए भी दो एग्जिस्ट कर रहे थे। वो ऑन टू को इस बात से मतलब नहीं कि वो कितनों से कनेक्ट है, ऑन टू का मतलब है कि मेरे लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है, या तो 1 के लिए दो x एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 के लिए भी कर रहे हैं, 3 के लिए भी कर रहे हैं, 4 के लिए भी कर रहे हैं, 5 के लिए भी कर रहे हैं, सब के लिए कर रहे हैं। तो ये फंक्शन ऑन टू तो है। तो कैसे इसको साबित करोगे, कैसे लिखोगे ऑन टू को? तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि भाई आपका जो ये कोडोमेन साइड है, ध्यान सुनना बच्चों, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ऑड रिजल्ट आए, कैसा रिजल्ट आए? मान लो ऑड, या मान लो कि चलो इवन बोलता हूं, तो मैंने बोला फॉर एनी वैल्यू ऑफ 2r + 1 from codomain, there must be some, ध्यान देना, some 2r + 2, 2r + 1 है ना, 2r + 1 4r + 2। मैं निकाल दूं एक बार, फिर आप लोगों को समझाता हूँ इस चीज को। 2r + 1 that is n + 1/2। अब सुन लो भाई क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है। ये तुम थोड़ा सा देखो मुश्किल लगने वाली है चीज, लेकिन ध्यान से सीख लोगे तो भैया बात बन जाएगी। कह रहे हैं कि देखो आप कैसे साबित करोगे कि भैया इसके हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई एग्जिस्ट कर ही रहा है, कैसे करोगे? तो आप मुझे बताओ, जब मैं कोई नंबर को 2r लिखता हूं तो ये नंबर गारंटीड इवन बन जाता है कि नहीं बन जाता? क्योंकि जब भी तुम किसी नंबर को 2 से गुना करके लिखते हो तो वो क्या होता है? हमेशा इवन होता है। 2 × 1 2 आएगा, 2 × 2 4 आएगा, 2 × 3 6 आएगा, 2 × 4 8 आएगा, इवन होता है। और जैसे ही मैं 2r में +1 लिख दूं, बोलो क्या होता है? ऑड होता है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ 2r + 1, मतलब बोल सकते कोई भी ऐसी वैल्यू जो 2r + 1 की है फ्रॉम द कोडोमेन, फ्रॉम द कोडोमेन, मतलब कि कोई भी ऑड वैल्यू, कैसी वैल्यू बोलो? ऑड वैल्यू। अगर तुम्हें लगता है ना थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो आप क्या लिखोगे इसके ब्रैकेट में? इसके ब्रैकेट में लिखोगे ऑड वैल्यू। कोई भी जो ऑड वैल्यू होगी, जो ऑड नंबर होगा, वो ऑड नंबर के लिए कोई ना कोई मैं कहूंगा यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 1 के लिए बताओ कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है? सब बच्चे तो 1 के लिए कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है? 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है। अच्छा 3 के लिए बताओ कौन कौन कर रहा है? 3 के लिए 5 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है। भाई ध्यान दो, ऑड नंबर के लिए कैसे एग्जिस्टेंस आ रही है? जागृति 1 के लिए 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 के लिए 5 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 6 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने कैसे एक्सप्लेन करा? फॉर एनी वैल्यू ऑफ 2r + 1 फ्रॉम द कोडोमेन, कोई भी ऐसा जो ऑड नंबर है कोडोमेन पे, उसके लिए कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन साइड पर। तो मैंने 2 नंबर दिखाए जो डोमेन साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ये नंबर दिखाया और एक ये नंबर दिखाया। सुनना मेरी बात को, मैं कह रहा हूं ये और ये ऐसे नंबर डोमेन साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे? अब एक बात बताओ, 4r + 2 कैसा नंबर होगा? ऑड या इवन?
इवन होगा। तो अगर ये इवन होगा तो एक बार इवन में पुट करके देखो 4r+2, तो 4r+2 अगर मेरा कोई इवन नंबर है तो उसको यहाँ पर रखूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, बताओ कितना आएगा 2r+1। तो 2r+1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो मैंने कहा अगर मेरे को बाई साइड पे 2r+1 चाहिए तो उसके लिए एक 4r+2 जैसा नंबर इवन साइड पे, उस डोमेन साइड पे बैठा हुआ है। और मैंने क्या बोला 4r+1 भी बैठा हुआ है। 4r+1 कोई ऑड नंबर है, एक बार 4r+1 डालो वहां पर, 4r+1+2 आ जाएगा। अरे देखो देखो यहाँ पर, अरे सुनो मैं इसका आसान तरीका बताऊंगा, आप लोग पहले समझ लीजिए इस चीज को। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जो मैं कराने वाला हूँ वो डिफिकल्ट है एक्चुअली में, और इसीलिए सीबीएसई इसको जनरल तौर पे कभी देती भी नहीं है पेपर के अंदर। बट अगर बाय चांस वो पेपर के अंदर देगी तो आप ऐसा ना सोचो कि मेरी चीज हुई नहीं है ना, इसको ध्यान से सुन लीजिए। बाकी सब आसान ही करा आप लोगों ने, एक आध क्वेश्चन मुश्किल कर सकते हैं आप लोग लास्ट में ना। तो मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ कि अगर रिया कोडोमेन साइड पर मेरा जो, देखो ध्यान से नहीं समझोगे नहीं आएगा समझ में, आप इसको पहले समझोगे ना कि नहीं हो रहा तो फिर छूट जाएगी चीज। मैंने बोला कोडोमेन साइड पर कोई भी 2r+1 नंबर कैसा है मुझे बताओ, ऑड है या इवन है? ऑड है। मैं अगर ये साबित कर दूं कि इस तरह के ऑड नंबर के लिए कोई ना कोई वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी? मैंने कहा देखो इन ऑड के लिए कौन एग्जिस्ट कर रहा है। आपको ये कैसे पता लग रहा है आप लोगों को? मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे पता लगा। मैंने इसको ऐसे पता लगाया, देखो जरा ध्यान से, मैंने कैसे पता लगाया इसको, तो मैं ऐसे रखता हूं। मैंने कैसे पता लगाया, मैंने कहा इसको अगर मैं 2r+1 रखता हूं, क्या रखता हूं बोलो 2r+1, बताओ ये 2r+1 कैसे आएगा? अगर n/2 चाहिए, मतलब n/2 से अगर आया होगा तो n कितना रहा होगा बताओ? 4r+2 कितना रहा होगा? तो मैंने कहा भैया अगर कोई 4r+2 साइड, यहाँ पर कोई 4r+2 नंबर बैठा है तो वो 2r+1 आंसर करके दे सकता है। कैसे? 4r+2, मुझे बस ये बताओ डोमेन साइड पे 4r+2 इवन है या ऑड है? 4r+2 टाइप का नंबर क्या होता है? इवन। और अगर ये इवन हुआ तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा? n/2। तो 4r+2 डिवाइड बाय में 2 करोगे तो बोलो आंसर कितना आएगा? 2r+1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इधर बैठे 2r+1 के लिए कोई 4r+2 बैठा हुआ है डोमेन साइड पे, एज वेल एज आप क्या बताते हो कि 4r+1 भी बैठा हुआ है, एक ऑड नंबर भी बैठा हुआ है, एक ऑड नंबर भी बैठा हुआ है। एक बार आप इसको ऑड ट्रीट करते हुए इसमें पुट कर देखो, अगर n ऑड है तो 1 लगाओगे, 4r+1 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2, बताओ कितना आएगा? 4r+2 डिवाइड बाय 2, बोलो कितना आएगा? 2r+1। तो आप बोलोगे 2r+1 दो बार आ सकता है, एक डोमेन साइड में बैठे हुए इवन नंबर से भी, डोमेन साइड में बैठे हुए ऑड से भी। लेकिन आपको मुझे कैसे पता लगेगा यही है? अरे यही तो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को कि 2r+1 लाना है, अगर इस वाले से लाओगे तो n ये होगा, अगर 2r+1 उस वाले से आएगा, 2r+1 उस वाले से आया होगा, सोचो ना 2r+1 उस वाले से आया होगा तो कितना आएगा n बताओ जरा, इधर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 4r+ में 2 n+1, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 4r+1 कितनी आ गई बोलो? तो मैंने कहा भैया इस साइड पर मेरा 4r+1 भी बैठा हुआ है, मतलब कि एक ऑड रिजल्ट लाने के लिए डोमेन साइड पे एक इवन नंबर भी बैठा हुआ है और एक ऑड नंबर बैठा हुआ है। देखो तो सही, 3 लाने के लिए 5 भी बैठा हुआ है, और यही समझाना चाह रहा है कि 6 भी बैठा हुआ है और 6 से कम क्या बैठा हुआ है? 5 भी बैठा हुआ है एक ऑड रिजल्ट को लाने के लिए। ये समझाना वो चाह रहा है, लेकिन अभी बात पूरी हुई नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ किसके लिए आपने साबित करा है? ऑड के लिए। आप इनके आंसर्स कभी पढ़ोगे ना, आप इनके आंसर्स अगर पढ़ोगे तो आपको देखो वो खुद समझ में आएंगे ही नहीं। इसीलिए मैं बस आप लोगों को बता रहा हूं। एक बात तो ये लिख दी, दूसरी बात क्या लिखोगे? अब तुम साबित करके दिखाओगे हर इवन के लिए कोई ना कोई है, हर इवन के लिए। तो मुझे बताओ जैसे 2 के लिए 3 भी है और 4 भी है, 4 के लिए नीचे जाके 7 भी होगा और 8 भी होगा, तो बोलो क्या बोलोगे? फॉर एनी वैल्यू 2r, फॉर एनी वैल्यू 2r कैसा नंबर होता है आयशा? 2r कैसा नंबर होता है? इवन। तो फॉर एनी वैल्यू 2r दैट इज इवन वैल्यू, कैसी वैल्यू बोलो? इवन वैल्यू फ्रॉम कोडोमेन। मुझे बताओ जरा 2r के लिए कैसे कैसे रिजल्ट्स आएंगे? 2r के लिए कौन कौन यहां पर एग्जिस्ट करेगा? सोचो। हाँ भाई हर्षित, अगर 2r लाने तो मुझे बता n/2 से कितना आएगा बोलो? तुम बोलोगे 2r लाने के लिए एक तो बैठा 4r, कौन बैठा बोलो? 4r। तो आप बोलोगे फ्रॉम कोडोमेन देयर मस्ट बी सम 4r, क्योंकि अगर 4r नंबर है तो 4r, तुम मुझे बताओ ना सब बच्चे 4r कहां पर है? 4r सर इवन नंबर है, कैसा नंबर है? और अगर तुम 4r इवन है तो 4r/2 करके 2r आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कह रहे हो 2r लाने के लिए एक 4r बैठा हुआ है, 2r लाने के लिए एक 4r, और 2r लाने के लिए एक और नंबर बैठा हुआ है, बताओ कौन? 2r लाने के लिए बैठा हुआ है बच्चों, देख लो 4r-1। तो आप बोलोगे सर एक बैठा हुआ है 4r-1 एग्जिस्ट इन डोमेन, तो बस आपने साबित कर दिया कि हर एक ऑड नंबर के लिए कोई बैठे हुए 2 नंबर हैं, और हर एक इवन नंबर के लिए भी कोई बैठे हुए 2 नंबर है। हर इवन के लिए भी 2 रिजल्ट है और हर ऑड के लिए भी 2 नंबर बैठे हुए। आपने साबित कर दिया, इससे पता लग गया fx इज ऑन टू। तो ये ऑन टू तो है बट 1 नहीं है। अगर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया तो बिल्कुल ऐसे करना, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ। देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं ना
थोड़ा सा टिपिकल केस है, लेकिन अगर तुमने ढंग से समझने की कोशिश करी ना तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद आएगी समझ में, मुश्किल है मैं मानता हूँ, इतना इजी नहीं है। लेकिन मैंने 1 1 कैसे प्रूव किया पहले तो बताता हूँ। 1 1 क्यों नहीं है, ये 1 1 क्यों नहीं है, लिख दूंगा fx इज नॉट 1 1, fx इज नॉट, सोचो 1 1 क्यों नहीं है, अरे याद करके चले जाओ भैया, यही आएगा अगर आएगा तो जागृति, अगर आएगा तो ये बिल्कुल एज इट इज आएगा। तो 1 1 क्यों नहीं है हर्ष, क्योंकि सर मैंने 1 डाल के देखा तो भी 1 आ रहा है, 2 डाल के देखा, और जरूरी नहीं है यार तू इससे करके दिखाए, तू इससे करके दिखा दे, 3 डाल रहा हूँ तो भी 2 आ रहा है, 4 डाल रहा हूँ 3 डाल ले, 3 डाल ले, 3 जमा 1/2 2 आएगा, 4 डाल ले तो भी 2 आ रहा है, तो सर 1 1 2 कौन, तो मुझे दिख गया था कि मैंने कहा हर एक के लिए कोई ना कोई है, हर एक के लिए। और इवन ये भी मुझे बता देगा ऑड के लिए भी 2 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इवन के लिए भी 2। तो मैंने कहा कोई भी ऑड नंबर के लिए, कोई भी 2r + 1 जैसे नंबर के लिए यहां वाली साइड पे कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है, एक 4r + 2 और एक 4r + 1। और ये कैसे निकाला वो मैंने आपको दिखा दिया कि इसको 2r + 1 मानते हुए यहां से n निकाल लो, यहां से क्या निकाल लो n, तो 4r + 2 आ गया। एक बार इसको 2r + 1 रखते हुए यहां से n निकाल लो, तो मैंने कहा एक इवन भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऑड भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऑड नंबर लाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही कोई इवन नंबर लाने के लिए भी वहां पर कोई एक इवन भी एग्जिस्ट कर रहा है और ऑड भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन वो निकला कैसे वो समझ में आया आप लोगों को नहीं आया? तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैं बोल सकता हूं कि अगर पेपर में आता है तो बहुत बच्चे फंस जाएंगे अगर वो पढ़ के नहीं जाएंगे इस क्वेश्चन को, है ना? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पॉसिबिलिटी भी हम खत्म कर रहे हैं अब। डन, चलो ये वाली बात होगी। एक बात और सुनो, ये वाला लगे तो मैं ट्राई कर लेना, मुश्किल लगे छोड़ देना, ज्यादा जरूरी नहीं है। मेन वही था जो मैंने नीचे कराया। ये भी वैसे देखो 2r + 2 2r - 1 सेम क्वेश्चन है, ठीक है? लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया। अब मुझे एक चीज और इसमें थी, यस, क्वेश्चन नंबर 1, वह सीरियस क्वेश्चन नंबर 1 सैंपल पेपर में भी यही है। शो दैट द फंक्शन, हाँ भाई हर्ष, शो करना है कि एक फंक्शन जो कि रियल नंबर से कहां की तरफ है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर फ्रॉम -1 से ग्रेटर और 1 से छोटा। पहले तुम मुझे बता सकते हो इसकी कोडोमेन क्या है? डोमेन तो रियल नंबर है, डोमेन तो रियल नंबर समझते हो? अरे भैया बीच के भी आए थे इसमें, बीच के भी आए थे इसमें, सारे डेसिमल्स भी आए थे। और सामने क्या बोल रहे हैं, कोडोमेन कौन है? कह रहे रियल नंबर तो है बट कहां से कहां? बस -1 से 1, -1 से ये है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और ये क्या है बोलो -1 से, तो मतलब कि ये वाली साइड में सिर्फ नंबर -1 से 1 है, लेकिन -1 और 1 में इंक्लूड नहीं है। दक्ष नहीं आ रहा समझ में? अब उसने पहले तो तुम्हें डोमेन और कोडोमेन बताइए, क्या तुम जानते हो 1 1 और 2 के लिए जानना बहुत जरूरी है कि डोमेन और कोडोमेन क्या है, क्योंकि उसी से ही सारी बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन सुन लो क्या है, कह रहा है ये फंक्शन है, साबित करो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, साबित करो ये फंक्शन 1 अपॉन में 1 प्लस में मॉड्यूलस x, अच्छा x होगा x, चलो क्वेश्चन देख लो, साबित करना है 1 1 भी है और ऑन टू। हमने नहीं करा ऐसा जिसमें इस तरह का मॉडुलस हो और एकदम वैसी। अच्छा मॉडुलस को मैं हटाना चाहूँ, अगर मॉडुलस हट जाए, मान लो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बन जाए, अब मुझे पता है कि क्लास के 90% बच्चे इसको कर देंगे अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हुई जो मैंने 1 1 और 2 सिखाई, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचा। तुम क्या करोगे 1 1 करने के लिए? fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर, भूलिए मत, fx1 बराबर fx2 और x1 बराबर x2 प्रूव कर दोगे, यही करोगे भैया। अगर मुझे इसको क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या मुश्किल थी? मुश्किल थी क्या? 1 1 करने में कोई टेंशन आती है आप लोगों को? सीधा करते थे fx1 बराबर क्या fx2। अच्छा ऑन टू कैसे करते? ऑन टू कैसे करते? तुम इसको y मान लेते, क्या मान लेते? और फिर x को किसकी टर्म्स में निकाल लेते? y की टर्म्स में, और देखते कि किस y की वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। अगर वो y की वैल्यू इधर है तो ये ऑन टू नहीं रहता, और वो वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं तो ये ऑन टू हो जाता। अगर आपने क्लासेस अटेंड कर रखी हैं, आपने टॉपिक्स कवर करे हैं, तो मेरी बात एकदम समझ में आएगी। अगर आपने टॉपिक ही नहीं कर रखा तो ये क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से जाएगा, ये भी मैं क्लियर करूँ, ठीक है? समझ लीजिएगा। तो प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम मॉडुलस। क्या प्रॉब्लम है? मैं चलिए आपकी प्रॉब्लम को खत्म करता हूँ। आपको क्या दिया हुआ है कि जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए? रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर है। अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ कि क्वेश्चन को मैं 2 भाग में बांट दूं, 2 भाग में बांट दूं क्वेश्चन को। एक पहला भाग जिसमें मैं बोलूं कि फॉर रियल पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे लिख दियो फॉर रियल पॉजिटिव नंबर्स, या फिर मैं क्या बोलूं कि जहां पर x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, 0 से, अच्छा मुझे तो x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो फंक्शन क्या बन जाएगा? ये फंक्शन क्या बन जाएगा? अगर 0 से बड़ी हुई तो आप मॉडुलस ऑफ x को सीधा x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लेकिन आप कहोगे सर डोमेन तो रियल नंबर था ना, आपने पॉजिटिव वाला क्यों मान लिया? अरे नेगेटिव वाले के लिए भी कर दूंगा।
पॉजिटिव वाले के लिए अलग से कर दूंगा, नेगेटिव वाले के लिए अलग से। समझे कि नहीं समझे? तो मैंने दोनों के लिए दिखा दूंगा 1 1 है, दोनों के लिए दिखा दूंगा ऑन-टू में दिखा दूंगा कि भैया पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, 1 1 आ रहा है, पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, ऑन-टू आ रहा है, फिर मेरा मॉडुलस का झंझट खत्म हो जाएगा। ये इसका वन ऑफ द इजीएस्ट वे इस क्वेश्चन को करने का कि आप इसको दो भाग में बांट लीजिए कि मुझे पता पॉजिटिव के लिए मैं अलग से करता हूं सॉल्व, नेगेटिव के लिए मैं अलग से करता हूं। तो मुझे बताओ पॉजिटिव वाले के लिए मैं मॉडुलस को ऐसा लिख सकता हूं। अब ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे के लिए करना बिल्कुल दाएं हाथ का खेल है, अगर आपको कांसेप्ट पता है तो मुझे बताना क्या करोगे, fx1 बराबर क्या मानोगे, fx1 बराबर fx2 मानोगे। ध्यान देना और बोलो क्या बन जाएगा, x1 अपॉन में 1 प्लस में x1 बराबर में x2 अपॉन में, बताओ कितना आएगा, x1 प्लस में x1 x2 आ जाएगा और यहां पर x2 प्लस में कट जाएगा। बताओ x1 बराबर हो गया f is 1 1, नहीं आया, अरे नहीं आया, समझ में आ गया फ्रेंड्स? अच्छा ऑन-टू पता कैसे करेंगे, ऑन-टू पता कैसे करेंगे, तो तुम क्या करते हो ऑन-टू में, ऑन-टू पे तुम इसको y मान लेते हो, क्या मान लेते हो, याद करो, और फिर ढूंढते हो ऐसी y की वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन ना हो, प्रोसेस समझ लीजिए। बताओ कितना आएगा, y प्लस में yx बराबर में x, बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, x माइनस में हमें क्या निकालना है, हाँ ठीक है y, और बताओ जरा x कॉमन लेंगे तो, अरे x तो निकालते हो, तो x कितना आ गया जरा बताना मुझे, बताओ किस y की वैल्यू के लिए x डिफाइन नहीं है, कौन सी ऐसी y की वैल्यू है जिसके लिए x डिफाइन नहीं है, 1, और 1 है क्या तुम्हारे कोडों में, चेक कर लो, लग रहा है क्या, नहीं है 1, क्यों नहीं है, उसने बोला मेरे कोड में सारी वैल्यूज -1 से बड़ी और 1 से, तो -1 तो है ही नहीं। हाँ अगर ये क्वेश्चन को ऐसा कर देता है, अगर ये क्वेश्चन में इक्वल टू लगा देता तो आप बोलते देखो 1 के लिए ये नॉट डिफाइन है, y 1 के लिए नॉट डिफाइन, मतलब कि y की वैल्यू 1 के लिए कोई भी x एग्जिस्ट और यहां पर 1 है, अगर मैं इक्वल टू लगा के देता हूं तो मैं बोलूंगा ऑन-टू नहीं है। लेकिन अभी उसने क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दिखा रखा है कि मेरी जो कोडोमेन है ना, ध्यान से पढ़ लो, मेरी कोडोमेन में 1 नहीं है, मेरी कोडोमेन में वैल्यूज -1 से बड़ी और 1 से छोटी, तो 1 तो इंक्लूड नहीं है, 1 तो नहीं है उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, सो x is not defined for y is equal to 1, for y is equal to 1, but y is equal to 1 is not in codomain, y is equal to 1 codomain में, so f is on2, तो f क्या होगा बोलो, on2 होगा। समझ नहीं आया सर कि ऐसे नहीं, ऐसे ही तो करते थे, अगर 1 मिलता तो क्या लिखता है, f is not on2, क्योंकि इस वैल्यू के लिए तो x डिफाइन नहीं कर रहा, तो मुझे पता लगा 1 1 भी है और on2 भी है। फ्रेंड्स बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा बताओ अगला क्या करूंगा, बताओ 4 लिखूंगा फॉर रियल नेगेटिव नंबर्स, मतलब क्या आ जाएगा बोलो, x लेसर देन 0। मुझे बताओ x लेसर देन 0 के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 मॉडुलस ऑफ x को बोलो क्या लिख पाऊंगा, -x, मॉडुलस ऑफ x को क्या लिख पाऊंगा, मॉडुलस को ही लिखना, बाकी सब नंबर तो वैसे रहेंगे, मॉडुलस को क्या लिखोगे बोलो -x, नहीं आ रहा फ्रेंड्स सुन में, अरे मॉडुलस को ही तो आप लोग 0 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव x लिख देते हो और छोटी वैल्यू के लिए बोलो क्या लिखते हो, नेगेटिव x, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। तो मुझे बताओ कि क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा और ऐसा बनने के बाद बोलो क्या करोगे, fx1 बराबर रखो, fx1 बराबर fx2, करो कितना आएगा बताओ, कहां है बताना, क्लास x1 अपॉन में 1 माइनस x1, x2 अपॉन में बताओ कितना आएगा, x1 माइनस में x1 x2, x2 माइनस में पूरा कट रहा है, बताओ कितना आ जाएगा, क्या प्रूव हो गया, जब तुमने f को 1 1 प्रूव कर दिया 0 से बड़ी वैल्यू के लिए भी और 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी, तो इसका मतलब तुमने तो पूरा प्रूव कर दिया रियल नंबर्स में, इसका मतलब होल रियल नंबर्स में क्या होता है बोलो, 1 1 क्या होता है। मुझे मॉडुलस प्रॉब्लम कर रहा था, मैंने मॉडुलस को ट्रीट कर लिया पॉजिटिव के लिए अलग से और नेगेटिव के लिए अलग से, मेरा काम जरूर बढ़िया क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इससे काम इजी भी हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बताना ऑन-टू कैसे करूंगा, बताओ जरा, क्लास ध्यान देना, मैं इसको y मानूंगा, y अपॉन में x ऐसे मानूंगा, बताओ कितना आएगा, ध्यान दो, यहां पर आ जाएगा x प्लस में yx बराबर y, यहां से x को कॉमन ले लूंगा 1 प्लस y, मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, बताओ y की किस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइन है, प्रिंस y की किस वैल्यू के लिए, -1 के लिए, और देखो जाके -1 वहां पर है क्या, नहीं सर -1 है नहीं वहां पर, -1 वहां पर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, x is defined for, या बोलेंगे y is defined for every value of x, ऐसे लिख दो, x is not defined for y is equal to -1, but y is equals to -1 is not in, बट वो कोडोमेन में है ही नहीं, so f is
ऑन टू। इसका मतलब सर f पूरी तरीके से ऑन टू है पूरी रियल नंबर्स में, और सर ये क्या है 1 1 भी है, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप लोग इसको मतलब पार्ट्स में अलग कर लेंगे, 0 से बड़े के लिए अलग से सोल्व करेंगे, 0 से छोटे के लिए अलग से सोल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जागृति नहीं आ रही बस। तो ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन बचे हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, अब ये मत करना चाहिए कुछ भी, ये सारा छोड़ देना चाहिए बाकी का, ठीक है? हो जाएगा। अच्छा तो इसका आंसर बताना, फाइंड द, ये आएगा एमसीक्यू में आ जाएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट एन टू इटसेल्फ। एन से एन में आप समझ में आ गया? ये पेपर में अगर एमसीक्यू में आता तो नहीं बनता, ध्यान रखना, अगर हमने वो क्लास ये वाले टॉपिक में नहीं करा होता। क्लियर है? और ये दे सकता है क्या चीज, एन एलिमेंट्स हैं और खुद से ही रिलेशन क्या, अरे ऑप्शन में बस एन फैक्टोरियल आएगा, एमसीक्यू में एन फैक्टोरियल आएगा, बस एन फैक्टोरियल ही फाइंड है, वही फाइंड है बस, ठीक है? अच्छा लास्ट के 2 क्वेश्चन देख लो भाई, ये बस खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं बचा हुआ जो बताना है, आ जाओ, हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद किसी को लगे प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या है, आप रुक जाना अगर रुकना हो, ठीक है? नहीं तो ये सारा का सारा कंप्लीट कर लो, इनफ है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन के आप लोगों के एग्जांपल्स वगैरह के डाउट्स हैं तो वो पूछ लेना, कल पूछ लेना, चाहे मैं कल करा दूंगा आप लोगों को उसके क्वेश्चंस, ठीक है? अगर आपको आना हो, सिर्फ वही बच्चे आना जिनको लगे कि मुझे इंटीग्रेशन थोड़ा सा और एग्जांपल वाला भी करना है, एग्जांपल में थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल हैं तो वो आ जाना, बाकी भले ही बताना, ठीक है? बाकी अपना घर पे बैठना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सुनो भाई क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनो भाई, ये थोड़ा सा देखो अजीब सा लगेगा आप लोगों को क्वेश्चन, लेकिन कर लो। कह रहा है लेट a बराबर b कितना है, बोलो 1 2 3, क्या बोल रहे हैं, पढ़ लो। Then the number of relations containing 1 2 and 1 3, हाँ भाई अर्षित, then the number of relations containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive is, कह रहा है ऐसे कितने रिलेशंस बन जाएंगे, ऐसे R1 R2 R3 ऐसे कितने रिलेशंस बन जाएंगे जिनमें क्या मौजूद होगा, प्रियांशु क्या मौजूद होगा, 1 2 और 1 3, और वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, बट ट्रांजिटिव ना, बट ट्रांजिटिव, मेरी बात को अच्छे से समझना, समझ में आ जाए बहुत बड़े नहीं तो रट लीजिएगा, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन है बस, ध्यान रखना, ऐसे ही आएंगे अगर आएंगे तो एग्जाम के अंदर 3 एलिमेंट्स पे ही आएंगे। तो बात सुनो पूरी, मैंने कहा कि इस 1 2 3 सेट से अगर मैं रिलेशंस बनाऊं तो कह रहा है ऐसे कितने रिलेशंस बन जाएंगे जो क्या क्या होंगे, बोलो, रिफ्लेक्सिव होंगे, गुरदीप, सिमेट्रिक होंगे, बट ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। मैंने क्या करा, 1 2 और 1 3 तुमने किसी में डाल दिया, अर्चित 1 2 1 3 तुमने किसी में डाल दिया और चाहते हो कि रिफ्लेक्सिव हो जाए, तो तुम्हारे को इसमें 1 1 भी रखना पड़ेगा, 2 2 भी रखना पड़ेगा, 3 3 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि भूलिए मत रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी ये कैसी है। तो अगर चाहते हो कि 1 2 और 1 3 उसमें हो और रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो, तो पहली बात तो 1 1 2 2 3 डालना पड़ेगा, और क्या डालना पड़ेगा, सिमेट्रिक होने के लिए इसमें क्या डालना पड़ेगा, 2 1 भी और 3 1 भी। अब ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव तो बता सकते हो कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? नहीं, अब इसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं, ट्रांजिटिव बताओ किस जगह पर ये वायलेट कर रहा है ट्रांजिटिव को, सोच के बताओ। अभी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव की तो कंडीशन ही होल्ड नहीं हो रही है। अब मुझे बस तुम एक बात बताओ, एक रिलेशन तो ये बन गया, मैं इसको बोल सकता हूँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सुनो मेरी बात। इसके अलावा क्या रिलेशन बचता है, जो एलिमेंट्स बचते हैं, कौन सा बचता है बोलो, एक 2 3 बचता है और एक क्या बचता है बोलो, 3 2। इसके अलावा कोई और बचा हुआ है यार? 1 2 होता है, 2 1 होता है, 1 3 होता है, 3 1 होता है, 2 3 होता है, 3 2 होता है, यही बनेंगे। अरे टोटल इसमें से अगर आप रिलेशन देखो तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, फिर क्रॉस में करो 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1, ये सारे डाल दिए। अगर मैंने गलती से भी 2 3 इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया बोलो, 2 3, तो मुझे उसको सिमेट्रिक करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, 3 2 भी डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, और उसके बाद तो ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर मैं चाहता हूं कि भैया ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव और क्या रहे बोलो, सिमेट्रिक रहे, तो मुझे यही रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। और अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश भी करता हूं तो मुझे इनको डालना पड़ेगा, और डालते के साथ ही वो क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसका मतलब सिर्फ कितना रिलेशन ऐसा पॉसिबल है, एक सिंगल रिलेशन। कितना रिलेशन बोलो, एक सिंगल रिलेशन। क्यों नहीं है? मैं अच्छा कारण बताया तो कुछ बच्चों को लगेगा सर ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। आ रहे ध्यान दे, अरे इधर 3 1 है, 3 1 है, 1 2 है, क्या 3 2 है, क्या 3 2 है? इसमें नहीं है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। प्रिंस यहाँ पर ध्यान दो, तो मैं जो बात बोल रहा हूँ ना थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने की, कैसे बात कर रहे हैं सर।
यहां पर मेरे पास एक सेट है 1 2 3, दोबारा सुनो 1 2 3। उसने बोला ऐसे कितने रिलेशंस में बना सकता हूं, ऐसे R1 R2 R3 करके ऐसे कितने रिलेशन बना सकता हूं जो क्या होंगे बोलो, रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक होंगे, बट ट्रांसिटिव नहीं होंगे, और उनमें क्या होना बहुत जरूरी है, 1 2 और 1 3, 1 2 और देखो 1 2 और 1 3। मैंने कहा देखो अगर आपका 1 2 1 3 होना जरूरी है, यहां पर दे 1 2 1 3 होना जरूरी है, तो मुझे इसको रिफ्लेक्सिव करने के लिए 1 1 2 2 3 3 डालना पड़ेगा, बिकॉज़ जैसे कोई एलिमेंट आ गया तो उसका ए वाला पेयर होना चाहिए, तो ये तीन तो मुझे डालने पड़े। मैंने कहा ये तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि आप सिमेट्रिक भी चाहते हो तो 1 2 2 1 भी डालना पड़ेगा और 1 3 के साथ 3 1 भी। तो सबसे छोटा रिलेशन जो मैं बना सकता हूं जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांसिटिव नहीं होगा, वो यही होगा कि नहीं होगा। इससे छोटा आप मुझे बताओ, कोई भी एक एलिमेंट निकाल के दिखा दो और मुझे बताओ कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बना के दिखा दो। मतलब आपको अगर इसको रिफ्लेक्सिव रखना है तो 1 1 2 2 3 3 मिनिमम डालना पड़ेगा, और 1 2 1 3 डाला है तो 2 1 3 1 भी डालना पड़ेगा। ये मिनिमम कंडीशन है। तो सबसे छोटा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होगा ये वाला होगा। अच्छा, अगला क्या बना सकते हो, तुम्हें लगेगा मैं और कुछ इंट्रोड्यूस कर दूं, तुम्हारे पास दो ही एलिमेंट्स बचे इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर तुम अगला रिलेशन बनाते हो कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं और इनमें से कोई और डाल दूं, अरे भैया डालते के साथ ही गड़बड़ हो जाएगा। इसको डालोगे तो सिमेट्रिक रखने के लिए इसको भी डालना पड़ेगा, और अगर इसको डाल दिया तो फिर वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो सिर्फ एक ही रिलेशन ऐसा है, कितना रिलेशन बोलो, एक ही रिलेशन ऐसा है जो इन वाले एलिमेंट्स के रहते हुए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो सकता है पर ट्रांजिटिव ना हो। तो कितना आंसर आएगा? ए। कितना आएगा? समझ नहीं आया समझ में? तो ये थोड़े से ना टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आप लोगों को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव की भी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। देखिए ये वाला क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। ए सेट है मेरे पास 1 2 3, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2। कह रहा है कितने ऐसे इक्विवेलेंस। अच्छा, इक्विवेलेंस का मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव भी हो। कितने होंगे? एक मान लो R1 मैंने बनाया जिसमें 1 2 हो, जिसमें क्या हो बोलो? अच्छा बताना, अगर 1 2 है और मैं चाहता हूं रिफ्लेक्सिव हो तो 1 1 होना चाहिए, क्योंकि सेट ए पे डिफाइन है तो 3 3 भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि जिस सेट पर डिफाइन है उसके सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। अच्छा 1 2 है तो बस क्या डल गया? 2 1 डल गया। एक तो मैं ये कहता हूं कि मेरे नजर में ये पूरी तरीके से ये है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है भाई, ट्रांसिटिव भी है, क्यों नहीं है? 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, सारे सेट पूरे कर रहा है। तो ये आ गया, एक तो ये बन गया जो इक्विवेलेंस है, एक तो ये बन गया। तरीका नहीं है बस में, उसने बोला 1 2 रखना, बस किसको रखना बोला? 1 2। मैंने कहा 1 2 को रखूंगा तो सिमेट्रिक करने के लिए 2 1 तो रखना पड़ेगा, 2 1 तो रखना पड़ेगा। दूसरी बात 1 2 1 1 2 2 3 3 डालना पड़ता है भैया, जिस सेट पे डिफाइन है रिफ्लेक्सिव करने के लिए उतना डालना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव की मिनिमम कंडीशन ये है, डाल दी। सर सिमेट्रिक बोलोगे तो 1 2 के लिए मेरे को 2 1 डालना पड़ेगा, सर सिमेट्रिक होगा। ट्रांसिटिव का कोई वॉयलेशन नहीं है यहाँ पर, याद करिए ट्रांसिटिव का वॉयलेशन होना चाहिए कि भाई वो चीज नहीं मिल रही है इसलिए ट्रांसिटिव नहीं है, पर यहाँ पर कोई वॉयलेशन नहीं तो ट्रांसिटिव भी माना जाएगा। अच्छा अब अगला रिलेशन देखो क्या बन सकता है। मैंने बोला 1 1 2 2 3 3 ये तो रहेंगे। सुन लीजिए, ये सबसे छोटा रिलेशन था जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव हो सकता था। कौन कौन से पेयर आपके अकॉर्डिंग बचे हुए सर? मुझे बताओ कौन कौन से बचे हुए? 2 3 3 2, और क्या बचा हुआ है? 1 3 3 1, ये चार ही बचे हुए। चलो मान लो मैंने इसमें 2 3 को इंट्रोड्यूस कर दिया। किसको इंट्रोड्यूस कर दिया? अगर तुमने 2 3 को इंट्रोड्यूस करा तो तुम्हारी मजबूरी होगी इसको इक्विवेलेंस रखने के लिए 3 2 डालना ही पड़ेगा। और अगर 3 2 डाल दिया है, क्योंकि तुम्हें इक्विवेलेंस रखना है, क्या रखना बोलो? तो अगर अगला रिलेशन बनाने के लिए तुमने इसमें 2 3 डाला तो सिमेट्रिक रखने के लिए क्या डालना पड़ेगा? 3 2 भी। और फिर भैया तुम्हें इसको ट्रांसिटिव रखने के लिए क्या रखने के लिए? क्योंकि 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। तो आपको मजबूरी में क्या डालना पड़ेगा? 1 3, और 1 3 डाल दे तो उल्टा वाला भी डालना पड़ेगा सिमेट्रिक में 3 1। तो मतलब कि अगला बस तो, और अब तो फिर बचे ही नहीं एलिमेंट्स, तो अगला रिलेशन ये बन सकता है। तो मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं, जो कि मेरे क्या होंगे? पूरे इक्विवेलेंस होंगे। मैं तो कह रहा हूं सीधा याद करके जाओ, 3 एलिमेंट्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ ऐसे रिलेशंस बन सकते हैं जो इक्विवेलेंस होते हैं? 2 हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? 2 एलिमेंट डालते हुए पूछेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव ना हो तो ऐसे कितना बनेगा? 1 बनेगा। कितना बनेगा? वैसे मैंने समझा दिया वो चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो। अदरवाइज मुश्किल लगे तो फिर तो भैया देखो आप मेन जो पढ़ा रखा है वो जरूर है जो आपको याद रखना। जो बचा हुआ था फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या था दोबारा सुन लीजिए। फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा ज्यादा सामान बचा हुआ था। एक तो ये बता दिया मैंने, एक तो मैंने ये बता दिया लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को करवाया, ये वाला क्लियर हो गया पक्का? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? इससे पहले मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, इसका कुछ कंडीशन समझाया है। mn से बड़ा हो तो क्या होगा, mn से छोटा हो तो क्या होगा, mn के बराबर होगा तो क्या होगा। वो समझ आया कि नहीं आया? चैप्टर 1 से यही था, चैप्टर 1 से यही बचा हुआ था।
नहीं कर पाओगे अभी भी पक्का। हालांकि एनसीईआरटी कौन से वाले केस दे रही है आपने देखे जिनमें दोनों सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं बोलो सेम है, इसमें भी 5 तो इसमें भी 5, इसमें भी 4 तो इसमें भी 4, एनसीईआरटी तो ये दे रही है। लेकिन मान लो पेपर में आ जाए इसमें 4 एलिमेंट है इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 इसमें 3, तो पहले 1 1 वाला सोच लिया करो, 4 इसमें है 3 ही इसमें, तो 1 1 तो नहीं बन पाएगा सर, तो 1 1 0 होंगे, ऑन टू द फॉर्मूला लगा देंगे, बाइजेक्टिव भी 0 होंगे। अगर इसमें कम है उसमें ज्यादा है तो 1 1 का होता है एनपीएम, क्या होता है ऑन टू तब कितने होते हैं 0, बाइजेक्टिव भी कितने होते हैं 0। मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला मुश्किल है, वो जो ऑन टू वाला जो केस है ना, बस वो वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है। समेशन ऑफ r1 से लेके n तक NCR -1 की पावर n -r और r की पावर नहीं आया मेरे पास में, और बराबर आया तो भैया फिर तो वैसे उड़ा दूंगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा? तो क्या एडिशनल पार्ट इस चैप्टर से करा है दोबारा याद कर लीजिए। नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शंस आपसे पूछ सकता है, एक वो एडिशनल पार्ट कराया बच्चों हम लोगों ने। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन कराया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करवाया गया है, ये वाला आपको समझ में आ गया था पक्का। अब ये आएंगे ना तो हम देख लेंगे, हम कर लेंगे मतलब पेपर में क्वेश्चन ना, इनको कुछ ना कुछ करके बना देंगे, समझ में आ रहा है। इसलिए बता दिए कि आ जाते हैं फिर ये नहीं हुए तो दिक्कत होती है ना। और लास्ट वाला मैंने आपको नंबर ऑफ कितने रिलेशंस बनेंगे वो वाला भी। चैप्टर 2 से क्या करा हमने आईटीएफ से हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज का कुछ बताया कि भैया वैसे तो डोमेन और रेंज याद करके जा रहे हो, बट अगर क्वेश्चन किसी और तरीके से लिखा हुआ आ जाए फिर डोमेन रेंज पूछे तो कर लोगे नहीं कर लो, पक्की बात है। प्रोबेबिलिटी से क्या बताया, मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जो बच्चे लेट आए वो वीडियो देखना शुरू की, थोड़ा सा पार्ट है बस, मुश्किल से 15 मिनट का 10 मिनट का, उसमें वो चीज़ समझा रखी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ पक्का? अरे रुक जाओ, अब बस क्या मैं तुम्हें कल नहीं बुलाऊंगा, मैं कुछ चीज एक 3D में ना एक क्वेश्चन होता है, वो बोलते हैं कि शो करो ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ऐसा कुछ जगह पे दिखा है? किसी ने मुझे भेजा है, चला आपने भेजा मुझे, छोटा सा क्वेश्चन है। सैंपल पेपर में दिखा ना? कौन सा? नहीं ये तो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो बच्चों, लिख लो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लास देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? वैसे 3D से मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा संभावना है शॉर्टर डिस्टेंस के आने की। शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, सबसे हाईयर चांसेस तो वही, या एंगल बिटवीन टू लाइंस आ जाएगा, या मान लीजिए कि अगर कुछ उसने थोड़ा सा अलग हटके दिया तो ये चीज है। हालांकि बहुत सिंपल है, मैं बताएं तो कैसे। उसने बोला कि साबित करो ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती होंगी तो एक्चुअली उनका इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों के लिए बोलो क्या होता है? कॉमन पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है? ये बात है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों पे ही लाई करता है, दोनों को ही बोलो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आ रही है? अब बोलो पहले वाली लाइन की क्वेश्चन क्या है? पहले वाली लाइन की क्वेश्चन क्या है? पहले वाली लाइन की क्वेश्चन ये है। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर पहले वाली लाइन पे कहता क्या है? ये कहता है पहले वाली लाइन पे लाई करने वाले जितने भी x y कोऑर्डिनेट्स हो वो ऐसा रिलेशन कर रहे हैं कि x में 1 जोड़ो डिवाइड बाय 3 करो, y में 3 जोड़ो डिवाइड बाय 5 करो, z में 5 जोड़ दो डिवाइड बाय 7 करो, बराबर है। क्या आएंगे? बराबर। लेट बी क्या आपने तो सबको किसके बराबर मान लिया? लैम्डा के बराबर। याद करो मैंने आप लोगों को ये चीज बता रखी है, ऐसे लैम्डा के बराबर मान लिया। x कितना आएगा जरा बताना? 3 लैम्डा -1। y कितना आएगा?
5 लैम्डा माइनस 3 जेड कितना आएगा? तो मैं बोलूंगा एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 इज ऑफ द फॉर्म, बताओ पहले वाली लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट किस फॉर्म के होंगे बोलो? 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3 और 7 लैम्डा माइनस 5। मैंने बताया था आप लोगों को ये चीज ऐसे करनी है, नहीं आ रही बात समझ? अच्छा से लैम्डा 0 होगा तो एक पॉइंट होगा -1 -3 -5, एक पॉइंट होगा -1 -3 और थोड़ा सा तुम्हें लाइन के बारे में बताओ ना तो ऊपर पॉइंट देख लो, x - x1 y - y1 z - z1 -1 -3 -5 है। अरे यार भूल गए क्या तुम लोग? लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x - x1 y - y1 z - तो x1 y1 z1 दिख तो रहा है। अगर लैम्डा को 0 रखोगे तो -1 -3 -5 आएगा, लैम्डा को 2 रख लो 3 रख लो तो अलग अलग पॉइंट्स आते रहेंगे, बस लैम्डा बदलता रहेगा और अलग अलग पॉइंट्स आपको इस लाइन पे मिलते रहेंगे। प्रिंस नहीं है मेरे पास में। अब सुनो दूसरी वाली लाइन क्या है? दूसरी वाली लाइन है x - 2/1 y - 4/3 और z - 6/5। मान लो ये किसी म्यू के बराबर है, किसके बराबर है? म्यू पे। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा बोलो किस टाइप का आएगा? म्यू + 2। इसका y कोऑर्डिनेट किस टाइप का आएगा? 3μ + 4। इसका z कोऑर्डिनेट किस टाइप का आएगा? 5μ + 6। देखो सब पढ़ रखे हैं ना तो फिर तो जल्दी समझ में आ जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ऑफ द फॉर्म, बताओ इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट किस फॉर्म के हैं? बताओ किस फॉर्म के हैं? μ + 2, μ + 2, 3μ + 4 और 5μ + 6, 5μ + 6। अच्छा मुझे एक बात कहो, सिंस लाइंस अगर मान लेते हैं एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मुझे बताना जरा जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर इसका x उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा, y कोऑर्डिनेट सेम होगा, z कोऑर्डिनेट सेम होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? तो आप लोग क्या करना है, आप लोग बोलोगे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हुआ है, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करी हैं तो पक्का 3 लैम्डा माइनस 1 किसके बराबर होगा? म्यू प्लस 2 के। यहां से एक इक्वेशन तैयार करो लैम्डा और म्यू की, एक इक्वेशन तैयार करो, बताओ कितनी आएगी? 3 लैम्डा माइनस म्यू। बातें नहीं हो गया? हो गया? इधर कनिका नहीं आया समझ में? इसका बताओ दूसरा वाला क्या बनेगा? दूसरे वाले भी बराबर होगा, दूसरे वाले भी बराबर होगा। 3μ + 4 बताओ कितना आएगा? 5 लैम्डा माइनस 3μ बराबर क्या बोलो? 7। इन दोनों से सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा लैम्डा और म्यू? तो मुझे बताना कितना आएगा? सर ये 3 लैम्डा माइनस म्यू है तो इस वाले को 3 से गुना कर देता हूं ताकि 3μ बन जाए। 3 से गुना करूंगा बोलो कितना आएगा? 9 लैम्डा माइनस का 3μ बराबर 9, ये आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस का 3μ बराबर 7। बताओ कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, लैम्डा इज इक्वल्स टू, तो लैम्डा आ गया 1/2। तो म्यू कितना आया? लैम्डा को 1/2 रखो, यहां पर लैम्डा को 1/2 रखो, बताओ कितना आएगा? 3/2 माइनस का म्यू बराबर 3, म्यू की वैल्यू आ गई, तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस का, नहीं आया समझ में? माइनस का 3/2। अब लैम्डा भी आ गया और क्या आ गया बोलो? म्यू भी आ गया। लैम्डा भी आ गया और बोलो क्या आ गया? म्यू भी आ गया, जिनके लिए बराबर होने वाले। अगर आपको चेक करना है कि इंटरसेक्ट करी है कि नहीं करी, तो डेफिनेटली तीसरे वाले पॉइंट को ये बोलो क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कहने का मतलब थर्ड पॉइंट में तुम लैम्डा डालो और उस वाले में क्या डालो? म्यू डालो। आंसर कैसा आ जाना चाहिए? बराबर। अगर बराबर आ रहा है तो मतलब ये डेफिनेटली क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। लैम्डा को 1/2 डालो, कितना आ रहा है बताओ? डालो एक बार लैम्डा को। 7/2 माइनस 5 बताओ कितना आएगा? 7/2 माइनस 5 बताओ कितना आएगा? माइनस का 3/2, उसमें डालो म्यू, बताओ कितना आ रहा है? माइनस का 15/2 जमा में 6, माइनस का 1 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लाइंस तो क्या कर रही है बोलो? इंटरसेक्ट कर रही है। समझो मेरी बात को, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कैसे? पहले पूरी बात समझ लीजिए। आपने लैम्डा निकाल लिया, आपने म्यू निकाल लिया, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? यहां तक में कोई दिक्कत है? कैसे निकाला? पहले वाली लाइन और दूसरे वाली लाइन सर अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो मैं मान के चलता हूं इसका जनरल पॉइंट और उसका जनरल पॉइंट जो है वो क्या होगा? उसमें सेम होगा। तो मैंने पहले दो वाले कोऑर्डिनेट से लैम्डा और म्यू निकाल लिया। अब मैं बोल देता हूं z कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन 1 बताओ कितना है बोलो? 7 लैम्डा माइनस 5। मुझे बताना कितना आएगा? लैम्डा डालो यहां पर कितना है? 1/2, 7/2 माइनस 5 कितना आएगा? माइनस 3/2। z कोऑर्डिनेट ऑफ L2 बताओ कितना है बोलो? 5μ + 6 बोलो कितना आएगा? म्यू की वैल्यू माइनस 3/2, तो माइनस का 15/2 जमा में 6, माइनस का 3/2। इट शोज लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट। अच्छा कब नहीं करती इंटरसेक्ट? अगर मान लो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो तो क्या होता? अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो तो इसका z कोऑर्डिनेट अलग आता है और इसका z कोऑर्डिनेट अलग। इसका मतलब लाइंस एक्चुअली में इस जगह पर सेम पॉइंट्स नहीं दिखा रही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दक्षिणी है वैसे उसने क्वेश्चन में ये भी बोला है मुझे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, मुझे तो पॉइंट ऑफ, तो मुझे बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? कुछ नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? जहां पर ये कटे हैं। अरे सर ये बराबर ही तो हैं दोनों वैल्यूज, तो आप या तो वहां पर सारा लैम्डा पुट करके उससे निकाल लो, चाहे यहां पर म्यू पुट करके निकाल लो।
समझे नहीं मेरी बात को? अरे भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या, जहां पर ये दोनों कटे हैं तो पॉइंट कैसे निकलेगा, लैम्डा की वैल्यू डालो 1/2 डालो इधर, बताओ कितना आएगा। हमने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो इससे निकाल लूंगा, अरे या तो उससे निकाल लूंगा या किससे निकाल लूंगा, म्यू वाले से। बताओ कितना आएगा, बताओ लैम्डा की वैल्यू 1/2 डालो, कितनी आएगी बोलो, 3/2 - 1 कितनी आएगी बोलो, 1/2। ये वाला कितना आएगा बोलो, 5/2 - 3 कितना आएगा, माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इन तीनों का पॉइंट, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट आएगा। तुम्हें लगता है ना तो म्यू से कैलकुलेट करना है, म्यू से करके देख लो एक बार, म्यू की वैल्यू कितनी है बता रहा हूं समझाने के लिए, -3/2 जमा में 2 बोलो कितना आ रहा है, 1/2। अगले वाले में डाल के देख लो, 3 म्यू + 4 कितना आएगा बोलो, 3 टाइम्स ऑफ म्यू, तो माइनस का 9/2 जमा 4, फिर करके देख लो माइनस का 1/2 और लास्ट वाले में आया -3/2। तो जब देखो एक यही क्वेश्चन है जो हमने नहीं करा था डिस्कस, कि लाइंस को बोलेगा कि इंटरसेक्ट साबित करो, तो कैसे करोगे, इसका जनरल पॉइंट निकालोगे, उसका जनरल पॉइंट निकालोगे, दोनों को पहले x और y कोऑर्डिनेट बराबर रख के लैम्डा और म्यू निकाल लोगे, फिर z कोऑर्डिनेट दोनों को निकाल के चेक कर लोगे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर आंसर नहीं आया और इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं, पक्का बताओ, देख लो इसको एक बार, फिर मैं आप लोगों को 5 मिनट ब्रेक दूंगा। हाँ एक बार देख लो बच्चों, 1 मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोगों को कल स्पेशली मैं बुलाना नहीं चाह रहा किसी चीज के लिए, कल आप लोग अपने घर बैठ के तैयारी करो, या आप लोग आना चाहते हो तो फिर मैं बुला लूंगा इंटीग्रेशन पार्ट के लिए। बस एक चीज मुझे देख लेने दो बस, फिर आप लोग चले जाओ, 5 मिनट ब्रेक ले लो चाहे तुम्हें लगता है, लेकिन 5-10 मिनट की चीज है, सुन लो। डिफरेंशियबिलिटी का ना मैं फॉर्मूला एक देख रहा हूँ, नहीं उससे मत करो, इजी है मैं मानता हूँ। पाँच मिनट का आप टाइम देंगे बस। देखो भाई जा रहे हैं, जल्दी आओ। अब जो बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनो, लास्ट टाइम नहीं करना, इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है सुनो। अच्छा मुझे बताओ जरा एक बार, प्रोबेबिलिटी से जो बातें बताई हैं वो क्लियर है कि नहीं क्लास? प्रोबेबिलिटी से क्या क्या बोला है जल्दी बताओ। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। कर लोगे ये वाला प्रोबेबिलिटी से? प्रोबेबिलिटी से ये डिस्कस किया है हम लोगों ने, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को पहले वो बताया दोस्तों, जो आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट करा था ना, उस डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट को मेरे को न्यूट्रल होकर दोबारा से सुनना चाहिए, इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, बस बोर्ड पे सुनो। मैंने बोला क्वेश्चन क्या था, प्रूव करो, प्रूव दैट fx इज, fx बराबर कितना, पहला क्वेश्चन क्या था बताओ जरा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज not differentiable at x is equals to 1, at x is equal to 1। देखो जो हमने पहले तरीका कराया ना वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कुछ भी वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूं ना वो उससे थोड़ा सा आपको मेरे को लगता है कि इजी ही लगेगा कंपैरेटिवली, ठीक है ना। तो उसमें क्या है ना, 0 + 0 माइनस वाला फंडा बसता है, इसमें नहीं बसेगा 0 + 0 माइनस वाला। कैसे करना है, इसमें पहले से पुट हो जाता वो। तो मैंने क्या करा, ध्यान देना भाई क्लास, बातें नहीं, मेरे पास फंक्शन ये है और कितने पर चेक कर रहे हैं जल्दी बताओ, 1 पर। तो आप लोगों को क्या करना है, LHD लीजिए, या मान लीजिए आप लोगों ने RHD लिखा, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये कहां से आ गया भाई, आइए f डैश x, जो बोलूं बस ध्यान से सुनना, कुछ मत करना, x → 0 ही लिखना,
h टेंड टू जीरो ही रखना है। और यहां पर क्या रखना है आप लोगों को, f ऑफ, अगर तुम्हारा 1 है तो राइट हैंड डेरिवेटिव ले लो तो बोलो क्या आएगा 1 प्लस एच, माइनस का बोलो क्या f ऑफ 1, बिल्कुल वही कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय में क्या आएगा h, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं, बस यहां पर 0 प्लस लिया था, मैं 0 प्लस नहीं ले रहा हूं, राइट हैंड 0 ही ले रहा हूं, बस ऐसे करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सुन लीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सुन लीजिए, f डैश x बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान देना भाई, f ऑफ, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हो तो बस क्या करना 1 माइनस h, क्या लेना माइनस में f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय में, ध्यान देना h नहीं लेना है, माइनस h लेना है, क्या लेना है, क्योंकि मैं बस आपको एक खेल बताया तो मैं यहां पर कर क्या रहा हूं एक्चुअली में, यहां तुम 0 प्लस ले रहे थे, 0 प्लस का मतलब तो 0 प्लस सम है ना, तो ये 0 प्लस h है, और यहां 0 माइनस का मतलब 0 माइनस सम है, तो मैंने माइनस h ले लिया। कुछ मत करो, सीधा फॉर्मूला याद करके जाओ, सीधा फॉर्मूला याद करके जाओ, उसके लिए ये और इसके लिए ये, और h को टेंड टू 0 ही रखो, 0 प्लस 0 माइनस का फंडा हटा दो, वो सीधा पुट कर दिया मैंने। ऐसे ही करना, ये बता रहा हूं ज्यादा इजी रहेगा, दोबारा सुन लो, राइट हैंड डेरिवेटिव के वक्त जिस पे चेक कर रहे हो उस पे 1 प्लस h लोगे, लेफ्ट हैंड पे 1 माइनस h, अगर 2 पे ले रहे हो तो 2 प्लस h, यहां पर बोलो क्या 2 माइनस h, और क्या बदला है, नीचे से राइट हैंड डेरिवेटिव में h आएगा और यहां पर बोलो क्या आएगा माइनस h आएगा। मैथमेटिकली बहुत सही जाएगा ये वाला जो पीस, आ जाओ कैसे करेंगे, आ जाओ। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, याद करना, बताओ जरा f ऑफ 1 प्लस h बताओ कितना आएगा, फंक्शन में 1 प्लस h डालो, बताओ कितना आएगा 1 प्लस h माइनस का 1 का मॉड्यूलस, माइनस में बताओ कितना आएगा 1 माइनस में 1 का मॉड्यूलस डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा h। 5 मिनट के लिए एक्टिव हो जाओ, दो ही तो क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुन लो बस इसको, बताओ कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ 1 से 1 कट जाएगा, क्या आएगा बताओ जरा, h का मॉड्यूलस, ये कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा h। सिंपल, जैसे आप लोग क्वांटिटी में कर रहे थे, अगर कोई चीज पॉजिटिव है उसका मॉडुलस भी खोलोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो h का मॉडुलस बोलो क्या आएगा h डिवाइड बाय क्या आएगा बोलो h, आंसर कटने पे कितना आएगा 1, खत्म। मॉडुलस h का h आ गया भाई, मॉडुलस ने प्लस करके निकाला बस, क्लियर, क्लियर है ना मीका, यहां तक कोई डाउट है, आ जाओ पर LHD पे, LHD बताओ क्या है, ध्यान देते चलो, फॉर्मूला लिख दिया मैं कह रहा हूं, उसके बाद कोई गेम नहीं बची इसके अंदर, 1 माइनस h रखना है, गुरदीप बताओ 1 माइनस h में क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस h माइनस का 1, माइनस में बताया वो 1 कितना आएगा 1 माइनस 1 डिवाइड में बोलो कितना आएगा माइनस h, एनी प्रॉब्लम, बताओ क्या आएगा, ध्यान दो, बताओ 1 से 1 क्या बचा माइनस h का मॉडुलस, और ये कितना बचा बोलो 0 डिवाइड में बोलो कितना आया माइनस h। अब आपसे बस मैं ये पूछता हूं कि अगर कोई चीज माइनस की है और मॉडुलस है उसके ऊपर, तो वो उसको प्लस ही निकालेगा, क्या निकालेगा, तो मुझे बताना जरा माइनस h का मॉडुलस भी क्या आएगा बोलो h आएगा, क्या आएगा बोलो, और नीचे बोलो क्या है आंसर बोलो, उधर 1 और इधर fx is not differentiable, fx is not differentiable at x is equals to 1, कुछ नहीं करना, बस जो बता रहा हूं ऐसे ही करके आना, RHD में याद रखो नीचे h लोगे, LHD में याद करो माइनस h लोगे, बस यही बदला है h और माइनस h टेंड टू 0 ही चलाते रहेंगे सर। ऊपर सर RHD में 1 प्लस h, तो LHD में 1 माइनस h। अच्छा बताना चाह ये वाला जल्दी बताओ, कौन सा क्वेश्चन था अगला, फंक्शन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो नहीं भूले हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, प्रिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है ना, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता है और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता है, तो मुझे बताओ जरा इसकी चेक करनी है, एक बार 1 पे और एक बार 2 पे, जरा देख लो भाई, बताओ कैसे करेंगे, RHD बातें नहीं, बताओ RHD कितनी आएगी, f डैश x, फॉर्मूला बताओ कैसे लिखोगे, सब बताओ, लिमिट h टेंड्स टू, अच्छा कितने में चेक कर रहे हो 1 पे, तो 1 पे बोलो क्या लोगे RHD 1 प्लस h, हर्ष 1 प्लस h, माइनस में बता क्या करेगा 1 डिवाइड में बोलो क्या करेगा h, वो प्रॉब्लम है, बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h में बता क्या रखेगा 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइड बाय h, बता कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मुझे बता यार 1 में कुछ जुड़ गया है, इधर 1 में कुछ जुड़ गया है, और जुड़ा है जो वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 से कुछ तो मतलब 0 नहीं होता, 0 से कुछ बड़ा या छोटा होता है नंबर ना, तो मैं बोलूंगा कि भैया अगर मान लो मैं प्लस माइनस तो बोल ही नहीं रहा हूं, h टेंड टू 0 है, मतलब कि 0.00001 जैसा भी होगा, अगर 0.0001 जैसा भी हुआ तो 1 में जब कुछ जुड़ जाएगा तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा 1, तो आएगा 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय बोलो क्या, डिवाइड बाय बोलो क्या h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दो 0 बाय h, कोई बच्चा कहता है 0 बाय 0 फॉर्म बन गया, 0 बाय 0 नहीं बना बच्चों, मैंने बोला ना h इक्वल टू 0 नहीं होता, h टेंड टू 0 होता है, लगभग 0 होता है बट एग्जैक्टली 0, तो 0 ऊपर है और नीचे 0.0001 जैसा कुछ है, तो रिजल्ट बोलो कितना आएगा 0, कितना आएगा बोलो 0, ये अप्रोक्सीमेशन मान के चलनी पड़ती है इस स्टेप पे। LHD बोलो कितना आएगा, LHD बताओ
f डैश x लिमिट x टेंड्स टू 0, कोई कंफ्यूजन नहीं, 0 प्लस 0 माइनस के, सिर्फ h टेंड टू 0 लेके चलो। बताओ क्योंकि आप LHD चेक कर रहे हो, तो 1 माइनस h f ऑफ 1 डिवाइड बाय क्या आएगा, बस माइनस h। मुझे बताओ कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h आएगा 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस में f ऑफ 1 कितना आएगा 1। जिन बच्चों को भी लगे सर h से क्या पता, अरे यार तुम्हारा h की वैल्यू मान लो ना, बोला तो है बहुत छोटी सी वैल्यू है, 0.00001 जैसी कुछ है, तो 1 में से जब कुछ भी घटेगा, जब थोड़ा सा भी घट जाए, हल्का सा भी घट जाए, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। क्या आएगा बोलो, माइनस में क्या आएगा बोलो 1 डिवाइड बाय क्या आएगा बोलो माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू बोलो क्या है 0। मुझे बताओ कितना आंसर आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h। अब क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे लगभग नंबर 0 है, तो इसका आंसर बोलो क्या लिखना पड़ेगा, इंफिनिटी। अब वो 0 और इंफिनिटी बराबर तो नहीं हो सकते, तो आप लोग क्या बोलोगे, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। 2 पे क्या करोगे, जल्दी बता दो, और पहले बता दो, 2 पे क्या करोगे, यहां पर क्या लिखोगे 2 प्लस h, यहां पर क्या आएगा 2 प्लस h, माइनस में 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 प्लस h पे क्या आएगा 2, और 2 का बोलो 2, तो क्या आएगा बोलो 2 माइनस 2 0, 0 बाय h कितना आएगा 0। इधर बताओ क्या करोगे, 2 माइनस h, यहां पर क्या आएगा 2, तो 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, यहां आएगा 1, और यहां पर तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2 आएगा, तो 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, फिर -1 अपॉन में क्या आएगा -h, कट जाएगा, h की वैल्यू फिर 0 रखोगे, फिर इंफिनिटी आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से डिफरेंशिएबल नहीं है ना 1 पे ना 2 पे, और ऐसे ही वो भी भैया डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे। ये वाला प्रोसेस ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर जो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि पहले वाले में 0 प्लस 0 मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। सीधा याद करो ये वाली चीज, मतलब कि क्या है, अगर आप लोगों को RHD निकालनी है, याद कर लो, अगर क्या निकालनी है RHD, लिख लो इसको RHD, लिख लेना घर पे ही। f डैश x बोलो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a क्या है, a वो नंबर है, a वो नंबर है जिसपे चेक कर रहे हो 1 प्लस h, 2 पे चेक कर रहे हो 2 प्लस h, माइनस में बोलो क्या आएगा f ऑफ a, डिवाइड में बोलो क्या आएगा h। सही बात है। अच्छा LHD बताओ कितनी आएगी, LHD f डैश x बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस का f ऑफ a डिवाइड बाय, ये वाली बात याद कर ली, तो आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। समझ आया या नहीं आया, अब ठीक है। अब भैया बात ऐसी है, तुम लोग इसको कर लेना, कल का मैं तुम्हें बताया था कि कल तुम अगर आना चाहो तो आ सकते हो, नहीं आना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को डाउट पूछ लो, डाउट्स के लिए आ सकते हो। लेकिन मुझे अभी मैंने आपको हर चैप्टर से कुछ छोटा मोटा सब बताया, एक बार मुझे बता दो कि सारा चीज तुम्हें क्लियर है कि नहीं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी से क्या बोला है मैंने, मीन कैसे निकालते हो, मीन जल्दी बताओ, मीन निकालते हो, इधर जागृति, मीन कैसे निकालती है, जब तेरा x और px का टेबल बन जाएगा तो मीन कैसे निकलेगा बताओ जरा, मीन निकलेगा, सम कर दूंगा x into px। वेरिएंस कैसे निकलेगा बता, वेरिएंस कैसे निकलेगा, x स्क्वायर करके इनटू px करेंगे और सबका सम कर देंगे, तो सारे x का स्क्वायर करेंगे, उनको उनके px से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ये चीज मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है, इससे पिछला चैप्टर था 3D में से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया लाइन इंटरसेक्शन वाला, लाइन इंटरसेक्शन वाला कर लोगे, बाकी सब मैंने करवा रखा 3D से, और कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इससे पीछे मैंने फिर आप लोगों को सेकंड बुक से कुछ नहीं, सेकंड बुक से सारा वर्क है। फर्स्ट बुक में मैंने क्या आया आप लोगों को, कंटिन्यूटी वाले चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी का, याद है, डिफरेंशिएबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। ये कहां तक, देखो इसलिए लिख दे रहा हूं कि आप लोगों को ना घर पे ये ना लगे कि कहां से पढ़ा था। तो 5.2 का हमने कौन सा क्वेश्चन करा है, नोवा और 10वां। मुझे बताओ जनाब, ये नोवा 10वां करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, 3D का लाइन इंटरसेक्शन करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी का मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और मैंने आपको बताया आईटीएफ से डोमेन और रेंज में तो थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन आता है, वो वाला कांसेप्ट बताया है। मुझे लगता है ये वाला कांसेप्ट भी आप लोगों को आ गया होगा। और लास्ट चीज जो मैं सबसे ज्यादा काम करा है वो किस पे करा है, रिलेशन एंड फंक्शंस पे, जिसपे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैंने करवाई है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। याद रहेगा ये वाला कांसेप्ट, याद रहेगा। और फिर मैंने बस आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, जैसे कि 1.2 से वो एन ऑड एन इवन वाला हो गया, मिसलिनियस से आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन हो गए, इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना ताकि याद रहे, ऐसा ना हो कि भूल जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जितने भी टाइप करवाए हैं आज सारे के सारे क्लियर हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा, सारा का सारा मैंने देख लिया, सारा कंप्लीट आ।
आप लोग अब तैयारी करें। कल का मुझे बताओ, कल आप लोग क्या करना चाहते हैं? कल कुछ